हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुका है अपने चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं किए हुए। इसका कोई पर्सनल रीज़न नहीं था, बस ये था मैंने ब्रेक लिया हुआ था और ये ब्रेक इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा मुझे खुद भी नहीं मालूम था। एनीवेज मैं वापस आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ एफ शेयर करने। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ऐसा है, मेरे चैनल पे मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो मेरी जो चैनल की रीच है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ कुछ भी। तो मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल पर कुछ भी अगर अपलोड करती हूँ वीडियोज़ वगैरह, तो आप लोग उस पर प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। जैसे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। इससे क्या है, मेरे चैनल की जो रीच है वो वापस से नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, अब प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं फ़ैन फ़िक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक वांगशन फ़ैन फ़िक्शन होगा और वन शॉट होगा। मैं इसे एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूँगी। ये आज की जो स्टोरी है, ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो जो इसमें कैरेक्टर्स है वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती जाऊंगी क्या है कैसे है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बंद कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंधेरा हो रहा होता है, मतलब बिल्कुल भी कोई लाइट्स वगैरह जो है वो नहीं जल रही होती है। और उसी अंधेरे कमरे में बैठकर जो है एक इंसान, जो एक ओमेगा था, वो रो रहा होता है। बाय द वे मैं बताना भूल गई, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो वापस आते हैं हम। वो ओमेगा जो है रो रहा होता है कंटिन्यूसली ज़मीन पर बैठकर। तभी जो है उसके रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ से एक लेडी अंदर आती है उस ओमेगा के पास और आके बैठ जाती है। वो बोलती है, प्लीज़ मत रोना, देखो तुम्हारे रोने से तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, तुमने खुद अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। तो अब जो इसके कॉन्सिक्वेंस है वो तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ना। वो ओमेगा चुपचाप बस सुन रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता है। वो लेडी बोलती है, रोने से बस तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, देखो रो मत, अपने कल के बारे में सोचो और आगे क्या करना है उन सब के बारे में सोचो। रोने से बेटा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज़ मत रो। वो लेडी ना, मतलब और भी बहुत कुछ बोल रही होती है उस ओमेगा को, लेकिन वो ओमेगा जो है कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है, बस रो ही जा रहा होता है। इसे देखकर वो लेडी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और जो बातें उसे बोलनी होती है वो बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इस लेडी के वहाँ से चले जाने के बाद वो ओमेगा जो है खड़ा होता है और जाके चुपचाप से अपने बेड पे लेट जाता है। बेड पे लेटे लेटे वो यही सब सोच रहा होता है, लाइक उसकी लाइफ पहले कैसी थी और अब कैसी है। सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। यही सब सोचते सोचते वो कहता है, मेरा नाम है वी वुशियान, लोग मुझे प्यार से विंग भी बुलाते हैं। मेरी एज ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ 17 साल है। मैं एक ओमेगा हूँ और एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी लाइफ भी नॉर्मल लोगों की तरह चल रही थी, लाइक कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, बस एक सिंपल सी लाइफ काटना जिसे कहते हैं वो हो रहा था मेरे साथ। मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं था, लेकिन ऐसा होता है, मेरे लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसके आने के बाद मानो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने उसे ही अपनी पूरी दुनिया मान ली थी, अपनी ज़िंदगी मान ली थी। लेकिन तभी मुझसे कुछ ऐसी गलती होती है जिसकी सज़ा मुझे कुछ इस हद तक मिली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आज मैं जिस हालत में हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से है। मैं इसका कसूरवर किसी को नहीं ठहराता, ना अपनी फैमिली को, ना ही उस पर्सन को। मैं इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ खुद को मानता हूँ। आज मैं वो नहीं करता तो मैं भी शायद दूसरे लोगों की तरह जी रहा होता। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं बड़े होकर एक राइटर बनूं। मैंने अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अभी से मेहनत शुरू कर दी थी। एक ऐप है, वहाँ मैं अपनी स्टोरीज वगैरह डालते रहता था। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता था, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। मैं जब भी फ्री होता या जब भी बोर होता या कुछ भी, जब भी मुझे मौका मिलता, मैं हमेशा कोई ना कोई स्टोरीज वगैरह वहाँ डालता ही रहता था। जिस जिस पे बहुत सारे व्यूज़ भी आते थे और काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट भी करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मानो वही मेरी दुनिया बन गई थी। और तभी मेरी मुलाकात वहाँ पे एक ऐसे इंसान से होती है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ अपने फ़ोन पे कुछ कमेंट्स रीड कर रहा था। उसने हाल फिलहाल ही कोई स्टोरी अपलोड की होगी, उसी उसी के वो कमेंट्स रीड कर रहा था, जहाँ पे एक इंसान विंग को बुरा बुरा बोल रहा होता है कि तुमने तो मेन कैरेक्टर को मार के इस स्टोरी की सैड एंडिंग कर दी। मतलब उसकी स्टोरी को काफ़ी बकवास या भला बुरा बोल रहा होता है। इसे देख के विंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि यार ज़रूरी तो नहीं ना कि हर एक स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही हो, किसी किसी की सैड एंडिंग भी अच्छी लगती है।
तो ये चीज़ ना वो बोलने ही वाला था, मतलब रिप्लाई देने ही वाला था उस कमेंट करने वाले इंसान को, कि तभी वो देखते हैं उससे पहले किसी और ने उस इंसान को रिप्लाई दे रखा है। उस रिप्लाई करने वाले ने विंग की बिल्कुल मन की बात ही लिख रखी थी उसमें। जैसे विंग कह रहा था कि सैड एंडिंग भी अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि हैप्पी एंडिंग ही हो। यही सेम चीज़ उस रिप्लाई करने वाले ने उस कमेंट करने वाले को बोल रखा था। इसे देख के विंग कहता है, अरे वाह, ये चीज़ तो मैं मतलब बोलने ही वाला था, लेकिन इसने मुझसे पहले ही बोल दिया। खैर अच्छी बात है। ऐसे करके वो स्क्रॉल कर देता है और नेक्स्ट कमेंट रीड करने लगता है। दूसरे कमेंट में भी विंग को वो इंसान भला बुरा ही बोल रहा होता है कि तुमने इसकी सैड एंडिंग क्यों करी, मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तुम्हारी इस स्टोरी को पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुका हूँ, तुमने क्यों करा ऐसा। वो विंग को मतलब गाली वगैरह देने लगता है। इसे देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लाइक ये लोग खुद को समझते क्या है यार, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ अपनी स्टोरी के साथ, सैड एंडिंग करूँ, हैप्पी एंडिंग करूँ, और मैंने जानबूझ के थोड़ी कैरेक्टर को मारा है भाई, उसने जो किया है उसकी वजह से वो मरा है, सिंपल सी बात है। फिर भी ये लोग इतना नहीं समझ रहे, और इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात है, माना सेंसिटिव हार्ट है, लेकिन फिर भी उसे देखना ही नहीं चाहिए था अगर इतनी सेंसिटिव है वो तो। ये सब वो बोल ही रहा होता है और रिप्लाई करने की सोचता है, तभी वो देखता है कि जो इंसान ने उसे पहले रिप्लाई कर रखा था उसने दोबारा यहाँ भी रिप्लाई कर रखा है। उसमें भी वो इंसान मतलब कमेंट करने वाले को बोल रहा होता है कि तुम मतलब मुंह से भाल के बात करो, ऑथर की मर्जी है भाई, वो कुछ भी करे, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में। इसे देख के विंग कहता है, अरे वाह, इसका रिप्लाई तो यहाँ भी है। वही ऐसे ही और भी कमेंट्स रीड करता है जहाँ बहुत लोगों ने उससे बुरा भला बोल रखा होता है सिर्फ और सिर्फ एक बैड एंडिंग करने पे। इसे देख विंग को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि एक उसी पर्सन ने विंग के सारे बैड कमेंट्स पे उसके रिप्लाई करने से पहले ही रिप्लाई किया होता है, यानी विंग को सपोर्ट किया होता है बहुत ज़्यादा। विंग फिर उस पर्सन के अकाउंट पर जाता है देखने के लिए कि वो आखिर है कौन। आज से पहले तो कभी विंग ने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसकी आईडी में जाने के बाद भी विंग को सिवाय उसके नाम के और कुछ नहीं मिलता। विंग कहता है, लान वांग जी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने अपनी आईडी पे कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रखा। ना कोई फोटो है, ना कोई प्रोफाइल पिक्चर, बस एक नाम, तुम आखिर हो कौन। वो यही सब सोचते सोचते जो है सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने स्कूल से घर लौट रहा था, तभी कोई आके पीछे से उसे डराता है चिल्ला के, लेकिन उसी टाइम विंग का एक जोरदार चाटा सीधा उस इंसान के मुंह पे पड़ता है। वो इंसान अपना हाथ अपने मुंह पे रख लेता है और कहता है, इस बार का थप्पड़ तो बहुत तेज था, मतलब पहले से भी ज़्यादा तेज था। विंग कहता है, तो चाटे खाने वाले काम ही क्यों करते हो भाई तुम। ये सुनकर शुयंग कहता है, अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम आखिर किस ख्याल में डूबे हुए हो, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं, बस अपनी न्यू स्टोरी के बारे में सोच रहा था, पिछली स्टोरी में काफ़ी बैड रिव्यूज़ मिले थे मुझे, इसलिए सोचा कुछ अच्छा लिखता हूँ इस बार। शुयंग कहता है, क्या यार तुम फिर से, कितना बोरिंग है ये सब, बोर नहीं होते क्या तुम। विंग कहता है, लगता है तुम्हें एक और थप्पड़ की ज़रूरत है। शुयंग कहता है, अरे अरे यार तुम सीरियस क्यों हो रहे हो, बाय द वे मैं कह रहा था आज ना मेरे घर पार्टी है, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, यार तुम्हें तो पता है ना मेरे पापा कैसे है। तो ये सुनकर शुयंग कहता है, अच्छा ठीक है यार, अब कथा मत सुनाने लग जाना, मैं जानता हूँ। खैर तुम आओ या मत आओ ये एक ही बात है, वैसे भी मुझे आदत हो गई है तुम्हारे बिना पार्टीज अटेंड करने की। ये सुनकर विंग कहता है, मजबूरी है, तुम्हें भी अच्छे से पता है। शुयंग कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम लगे रहो अपनी इस बोरिंग से काम में, मैं तो चला। ये कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, विंग वापस अपने घर आ चुका था और आते ही मतलब जो है उसने सोच लिया था कि आज उसे क्या पोस्ट करना है, तो वो उसी काम में लग जाता है। ये करते करते मतलब उसे शाम हो गई थी, और वो ये करते करते इतना ज़्यादा थक गया था कि वो वहीं सो जाता है। फिर मतलब रात होती है और डिनर का टाइम हो जाता है। विंग अपना डिनर वगैरह करके वापस से अपने रूम में चला जाता है, और वो फिर से ना वही कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा होता है, क्योंकि शाम को उसने स्टोरी पोस्ट की, रात हो गई है, तो वो कमेंट पढ़ रहा था उस चीज़ का। कमेंट्स पढ़ पढ़ के वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि इस बार जो उसने स्टोरी लिखी थी वो बहुत अच्छी थी, सबके मतलब अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे। और इस बार वांग जी ने भी उसके मतलब कमेंट्स करके बहुत ज़्यादा तारीफ़ की होती है कि तुम्हारा ये वाला वर्क मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और भी बहुत लोग मतलब उसे यही चीज़ें बोल रहे थे। इसे देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है, वो फिर और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए। फिर कमेंट्स वगैरह रीड करने के बाद क्या होता है, वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है हमें। विंग उठता है, सुबह सोकर फ्रेश वगैरह होता है और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चले जाता है। वहाँ से फिर छुट्टी जब हो जाती है उसकी, तो आता है वो, और आते आते वो स्टोरी के बारे में ही सोच रहा होता है कि आज उसे क्या पोस्ट करना है। फिर घर आता है वो, उसने जो सोच लिया होता है वो दोबारा उसे लिखता है, और फिर लिखते लिखते ही सो जाता है, क्योंकि इसे लिखने में ही मतलब टाइम हो जाता है ज़्यादा, और वो सो जाता है थक हार के। होता है ना, ज़्यादा काम हम करते हैं फिर थक जाते हैं तो मन करता है सोने का। तो विंग भी यही करता है। फिर वो उठता है रात के डिनर के टाइम, और डिनर वगैरह करने के बाद वो फिर से कमेंट्स वगैरह रीड करता है, और हमेशा की तरह उससे मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है, वांग जी का भी कमेंट वहाँ था। विंग उससे भी पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते सो जाता है, फिर मतलब पढ़ने के बाद सो जाता है वो।
अगले दिन भी विंग सेम यही रूटीन फॉलो करता है। मतलब ये उसका एक रूटीन बन चुका था कि स्कूल से आना, स्टोरी लिखना, डिनर करना और आके कमेंट्स पढ़ना, उसके बाद सो जाना। विंग का मतलब यही सब चल रहा होता है। काफ़ी सिंपल सी लाइफ उसकी चल रही होती है। वो ज़्यादा खुश भी नहीं होता, बस होता है कब कमेंट्स वगैरह पढ़ने के बाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच क्या होता है, विंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई होती है वांगजी को लेकर। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि स्टोरी डाले और उस पर बैड कमेंट्स ना आए। जब भी ऐसा होता है कि बैड कमेंट्स आए, उस पे वांग जी का सबसे पहले रिप्लाई होता है। ये देखकर विंग को काफ़ी अच्छा भी लगता है और वो मतलब अब क्यूरियस हो गया था, ये वांग जी है कौन? मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगा था विंग को एकदम से। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था जानने के लिए कि आखिर ये वांग जी है कौन? उसने मतलब कई बार सोचा भी था कि वो वांग जी को मैसेज करे, लेकिन वो होता है ना, अपने आप से अच्छा नहीं लगता मैसेज करना पहले सामने वाले इंसान को, इस वजह से वो करता नहीं था। ईगो बोल सकता है इसे। तो फिर आगे ये होता है, एक दिन भी ऐसे ही कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा होता है रात को बैठकर, और आज उसने मतलब सोच लिया होता है कि वो वांग जी को मैसेज ज़रूर करेगा। ये सोचकर वो अपने फ़ोन लेता है, वांग जी के आईडी में जाता है और जाके मतलब उसे मैसेज करता है हाय। और हाय करने के बाद ही मतलब तुरंत उसने मैसेज को डिलीट कर दिया। मैसेज डिलीट करने के बाद विंग सोचता है चलो छोड़ो, मैं ना फिर कभी मैसेज करूंगा इसको, या फिर खुद इसका मैसेज आए। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है स्क्रीन पे, वांग जी की तरफ से रिप्लाई आया होता है, तुमने मैसेज क्यों डिलीट किया, मैंने तो देख लिया। ये देखकर मतलब विंग को अचानक से झटका लगता है, वो अपना फ़ोन ही फेंक देता है। होता नहीं है मिनी हार्ट अटैक की तरह, मतलब जो जिस चीज़ के लिए तुम एक्साइटेड हो वो चीज़ फिर अचानक से हो जाए, जो भी हो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यही चीज़, विंग को मतलब झटका लग गया, तो वो फिर वापस जाता है अपने फ़ोन के पास और कहता है यार मेरा फ़ोन तो नहीं टूटा ना, एक ही फ़ोन है मेरे पास, ये भी बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, अगर ये टूट गया तो डैड मुझे दिलाएंगे भी नहीं। ये कहकर वो फ़ोन इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसके फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर फिर वो वापस आता है वांग जी के चैट में और उसमें देखता है, मतलब वांग जी ने लिख रखा होता है कि तुमने मैसेज क्यों डिलीट किया, मैंने तो देख लिया। विंग जब उस मैसेज को पढ़ता है और कहता है यार इसने कितनी जल्दी रिप्लाई दे दी है, पूरी दुनिया का टाइम इसी के पास है क्या, पूरे 24 घंटे मतलब ये फ़ोन में ही गुजर रहता है। बताओ, मैंने तुरंत मैसेज किया और इसने फट से रिप्लाई भी दे दिया। कैसा इंसान है ये, लगता है बेरोज़गार है, जभी तो। खैर वैसे ही बड़बड़ा रहा होता है और बड़बड़ाते हुए ही वो टाइपिंग करता है, क्या बात है बड़ी जल्दी रिप्लाई दे दिया तुमने। इसे देख वांग जी को उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं रात में फ्री रहता हूँ, ऐसा है मैं मतलब फ़ोन में ही पढ़ रहा होता हूँ, इसलिए मैंने देखा तुम्हारा मैसेज तो मैंने भी फट से रिप्लाई कर दिया। लेकिन मेरे रिप्लाई करने से पहले ही तुमने डिलीट कर दिया था, लेकिन स्टिल मैंने रिप्लाई कर दिया तुम्हें। तो ये चीज़ें पढ़ के जो है विंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं। बाय द वे क्या बात है, क्या तुम मेरे कोई बहुत बड़े फ़ैन वैन हो क्या? मैं तुम्हारा हर जगह रिप्लाई देखता हूँ। मतलब मेरे रिप्लाई करने से पहले ही तुम्हारा बैड कमेंट्स पे रिप्लाई होता है, आखिर बात क्या है? तो ये देखकर जो है वांग जी का रिप्लाई आता है उधर से, कुछ नहीं, वो बस मैं ज़्यादा ही फ्री हूँ इसलिए मुझे बुरा लगता है कि कोई तुम्हें बुरा बोलता है। तो ये सुनकर विंग कहता है भाई तुम्हें क्यों बुरा लगता है कोई मुझे बुरा बोलता है तो? ये सुनकर वांग जी कहता है कुछ नहीं, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, किसी भी चीज़ की वो रिस्पेक्ट नहीं करते। लाइक तुम इतने अच्छे ऑथर हो, इतने अच्छे राइटर हो, तुमने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज लिख रखी है, माना कुछ स्टोरीज में उबड़ खाबड़ हो जाता है, लेकिन उसको पकड़ के फिर ये लोग बैड कमेंट्स करते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ऐसा होता है कई बार ना, ऑथर वगैरह डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से, और फिर मैं नहीं चाहता कि तुम डिमोटिवेट होकर अपना काम ही छोड़ दो। इस वजह से मैं उन सबको रिप्लाई कर देता हूँ ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे कि हाँ कोई तो है कि मेरे सपोर्ट में है, बस इतनी सी बात है। ये देखने के बाद जो है विंग अपना रिप्लाई करता है, अगर ऐसी बात है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, वरना पिछली स्टोरीज़ के बैड कमेंट्स रीड करके तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था, लेकिन तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। ये सुनकर जो है वांग जी कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुम इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ जो लेकर आए हो। वैसे मैं तुम्हें जानता नहीं था इससे पहले, मैंने और भी स्टोरीज़ वगैरह रीड की है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हारी स्टोरीज़ के बारे में मुझे हाल फिलहाल ही पता चला है, और मुझे जब से पता चला है मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैंने 1-2 दिन में ही तुम्हारी जितनी भी स्टोरीज़ है सबको रीड किया है। ये सुनकर जो विंग है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मेरे वर्क इतने ज़्यादा पसंद आए? वांग जी कहता है और नहीं तो क्या, जब भी तुम्हें फ़ैन हो गया। तो ऐसे ही मतलब उन दोनों की बातें ना कंटिन्यू रहती है बहुत देर तक। विंग वांग जी से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है, लाइक उसका नाम क्या है, ये जो लान वांग जी नेम है उसका वो फेक है या रियल है, और उसकी एज क्या है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, और भी बहुत कुछ पूछता है। वांग जी भी हर एक चीज़ का मतलब रिप्लाई कर रहा होता है उसे कि ये जो नाम है उसका लान वांग जी, ये कोई फेक नहीं है बल्कि उसका रियल नेम है, और उसकी एज जो है वो 19 साल है, और वो उसे अपने शहर का नाम बताता है जहाँ वो रहता है। तो विंग को इससे पता चलता है कि मतलब जो वांगजी है वो उसके पास वाले शहर में ही रहता है। बाकी वांगजी उसे बोलता है कि मतलब वो ट्यूटरिंग की जॉब करता है, बच्चों को पढ़ाता वगैरह है, और भी बहुत कुछ जो जो विंग ने पूछ रखा होता है वो सब वांगजी उसे जवाब देता है।
तो ऐसे ही मतलब विंग और वांग जी की ना जो है बात कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग डेली बात करते हैं, मतलब 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ऐसे-ऐसे विंग और वांग जी एक-दूसरे को मैसेज करते हैं। मतलब ये समझ लो डेली उनकी बात नहीं होती थी। कुछ काम-वाम रहता था तो वांग जी मतलब मैसेज कर देता था उसके वर्क से रिलेटेड, ठीक है? तो बस इतना ही चल रहा था इन लोगों का नॉर्मली। अभी बात कुछ भी आगे-वागे नहीं बढ़ी थी। नॉर्मली वो लोग एक फ्रेंड्स की तरह जो होता है वैसे बात कर रहे थे। 2 हफ्ता हो जाता है विंग और वांग जी को मिले हुए, तो एक दिन का सीन देखते हैं। विंग ना वांग जी से चैट पे बात कर रहा था। विंग यहाँ पे वांगी से कहता है, बाय द वे हमें मिले हुए तो 2 हफ्ता हो गया, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है, क्यों ना तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो भेज दो? तो ये सुनकर जो वांगजी है वो कहता है, ठीक है मैं तो भेज दूँगा, लेकिन पहले तुम भेजो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्यों भेजूँ पहले? पहले तुम भेजो उसके बाद मैं भेजूँगा। वांगजी कहता है, माँगी तो तुमने है ना फ़ोटो, इसलिए पहले तुम भेजो। ऐसे ही करके जो है ना उन दोनों की तू-तू मैं-मैं होने लगती है कि पहले तुम भेजो, पहले तुम भेजो। कोई भी दोनों में से पहले तैयार नहीं था फ़ोटो भेजने के लिए। इसे देखने के बाद वीन जो है वो कहता है, देखो तुम भी रेडी नहीं हो फर्स्ट फ़ोटो भेजने के लिए, मैं भी रेडी नहीं हूँ फर्स्ट फ़ोटो भेजने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं ना फेस टू फेस मिल लेते हैं, दोनों एक दूसरे को एक बार में ही देख लेंगे। तो ये सुनकर जो वांगजी है वो कहता है, क्या तुम सीरियस हो? ये सुनकर वीन कहता है, हाँ वैसे भी क्या कहते हैं, तुम मेरे पास वाले शहर में ही रहते हो, आधा घंटा लगेगा आने जाने में। तो ये सुनकर वांगजी कहता है, बाय द वे आइडिया तो बुरा नहीं है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक राइटर से मिलने के लिए। ये सुनकर जो विंग है वो थोड़ा शर्मा जाता है, वो कहता है, अरे नहीं नहीं मैं अभी राइटर नहीं बना हूँ, जब बनूंगा तब तुम मुझे कहना। तो वांग जी कहता है, तो फिर बताओ कब मिलना है? विंग कहता है, कभी भी मिल लेंगे हम। वांग जी कहता है, तो तुम बताओ कैसे मिलना है, कैसे क्या करना है सब कुछ। विंग कहता है, बाय द वे मेरे घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैं बाहर तुमसे ऐसे ही नहीं मिल सकता। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, अगर तुम्हें घर से बाहर जाना अलाउड ही नहीं है तो फिर हम मिलेंगे कैसे? तो विंग कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं स्कूल बंक करूँ, उसके बाद तुमसे मिलूँ। ये सुनकर जो वांग जी है वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में ये करने के लिए तैयार हो विंग? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा और ये मेरे लिए ईज़ी भी रहेगा, वरना ऐसे मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सवाल वगैरह पूछते हैं और मैं फिर ये करना नहीं चाहता इस वजह से। वांग जी कहता है, देख लो तुम्हें कैसा लगेगा, मतलब कैसे करना चाहते हो तुम ये चीज़, और उसके बाद फिर तुम मुझे बता दो। विंग फिर कहता है, ठीक है मैं ना सोच वोच कर तुम्हें कल सुबह मैसेज कर दूंगा कि मुझे क्या करना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है फिर मिलता है कल। विंग भी कहता है, हाँ ज़रूर, और ऐसा कहकर दोनों मतलब एक दूसरे को बाय वगैरह करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, विंग यहाँ अपना डेली का वही ब्रेकफास्ट वगैरह करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन वो जो है आज स्कूल नहीं जाता है, जब बल्कि स्कूल जाते जाते ना रास्ते में एक पार्क पड़ता है, तो वहीं बैठ जाता है जाकर वांगजी का इंतज़ार करने के लिए। मतलब आज उसने ठान ही लिया था कि वो वांगजी से मिलके रहेगा। विंग को ऐसे ही वेट करते-करते पार्क में आधा घंटा हो जाता है। इसे देख के ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने आज सुबह ही वांगजी को सब कुछ बोल दिया था कि कैसे क्या करना है। मतलब पार्क वगैरह की जो है लोकेशन वगैरह उसे शेयर कर दी थी। तो इतना मतलब करने के बाद भी आधा घंटा हो गया था, वांगजी नहीं आया था। विंग को लगा क्या वांगजी ने उसे बेवकूफ़ बनाया। वो वांगजी को कॉल करता है, वो वांगजी पिक करता है, फिर विंग उसे सुनाता है कि यार तुम्हें तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया था कैसे करना है, क्या करना है, कि अभी तक तुम पहुँचे क्यों नहीं हो? आधा घंटा हो गया है मुझे वेट करते-करते। तो विंग को इतना मतलब गुस्से में देख के वांगजी कहता है, यार पहले तुम शांत हो जाओ, वो बात ऐसी है मैं तुम्हारे शहर में नया हूँ, मुझे कुछ पता-वता तो है नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन फ़िक्र मत करो मैं ना जल्दी पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है? तो ये सुनकर विंग कहता है, हाँ जल्दी आओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसे करके वो कॉल कट कर देता है। ऐसे ही करके आधा घंटा और बीत जाता है। यहाँ पूरा 1 घंटा मतलब हो चुका था विंग को उस पार्क में वेट करते-करते वांगजी का, लेकिन वांगजी का अभी भी कोई अता-पता नहीं था। इसे देख के विंग गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, भाड़ में जाओ वांगजी तुम, मैं तो चला स्कूल। तुमने मतलब मेरा टाइम वेस्ट किया, बताओ 1 घंटा हो गया, तुमने क्या कहा था मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में, 1 घंटा हो गया। वो ऐसे ही ना क्या कहते हैं बड़बड़ाते हुए ना आगे चल रहा होता है, तभी वो एक इंसान के सीधा चेस्ट से जाके टकरा जाता है। विंग टकराने के बाद कहता है, यार किसने इतना बड़ा पत्थर बीच में लाके रख दिया? वो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ती है। वो देख के हिल जाता है, क्योंकि वो कोई पत्थर-वत्थर तो नहीं थे, एक पूरा बड़ा-सा इंसान था। इसे देख के विंग कहता है, ओह माय गॉड सॉरी, मैंने देखा नहीं, आप आ रहे हो सामने से। इसे देखकर जो है वो ना जाने लगता है, तभी वो जो इंसान है जिससे विंग टकराया था वो कहता है, विंग। विंग अपना नाम सुनकर जो है वापस उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, लान वांगजी। लानवांग जी अपना सर मतलब जो है हाँ में हिलाता है। इसे देखकर विंग कहता है, अरे यार, मतलब वो अपने ना मन में ही सोच रहा होता है ये कितना लंबा है, क्योंकि विंग उसके मतलब ऑलमोस्ट कंधे तक आ रहा था। इसे देखकर जो है वांग जी कहता है, माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? तो जो है विंग जाता है और वांग जी के साथ जाके बैठ जाता है एक बेंच पे। दोनों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा साइलेंस बनी रहती है, कोई भी मतलब बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन इस चुप्पी को तोड़ते हुए वांग जी कहता है, माफ़ करना विंग, मुझे लेट हो गया, ऐसा है मैं ट्रैफिक में फँस गया था। ये सुनकर जो विंग है वो कहता है, कोई बात नहीं,
वो विंग ना अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, यार ये कितना ज़्यादा लंबा है, कितना ज़्यादा हैंडसम है। मतलब वो खोया हुआ रहता है कि वांग जी को पहली बार उसने देखा है, तो थोड़ा मतलब वो हैरान है कि उसने कभी सोचा नहीं था वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम होगा, इतना ज़्यादा टॉल होगा। तो ये सब कह के ना वांग जी अपने मतलब वांग जी के हाथ में एक बुके था, वो विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग उसे देख के कहता है, क्या ये मेरे लिए? तो जो वांग जी वो कहता है, और क्या तुम्हारे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? मैं तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ पे, और खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। इसे देख के ना विंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। वो कहता है, यार मैं तो कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए। इसे देख के ना वांग जी जो है वो कहता है, कोई बात नहीं, तुमने भी तो नहीं कहा था ना मुझसे लेकर आने के लिए ये। विंग कहता है, ओ थैंक यू सो मच इसके लिए। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद ना दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे से नॉर्मली बात करने लगते हैं। ऐसी बात करते करते जो है उनको टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। विंग फिर कहता है, चलो ना मैं तुम्हें अपना शहर दिखा के लाता हूँ। वांग जी भी हाँ कर देता है, और ऐसे फिर वो दोनों क्या है घूम घूम कर मतलब बातें कर रहे होते हैं। और इस बातों के दौरान विंग और वांग जी को पता चलता है कि उन दोनों की जो सोच है ना वो काफ़ी हद तक सेम है। मतलब एक होता नहीं है, जिस इंसान के साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, आपकी बातें भी मतलब कंटिन्यू रहती है, ये बोलने का झंझट खत्म ही हो जाता है कि अब क्या बोले, मतलब ऐसे ही बात करने में भी अच्छा लगता है। तो यही चीज़ ना विंग और वांग जी के साथ भी हो रहा था, दोनों कंटिन्यू बातें कर रहे होते हैं, मतलब बोर होने का चांस ही नहीं बन रहा था उन दोनों के बीच। तभी विंग की नज़र पड़ती है कि जो उसके स्कूल से ना एक बच्चा वो वापस घर आ रहा होता है। वो टाइम देखता है और कहता है, वांग जी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई, मुझे ना अब घर जाना पड़ेगा। वांग जी कहता है, अरे बातों में तो पता ही नहीं लगा टाइम कितना हो गया, मुझे भी ना घर जाना पड़ेगा, मुझे भी मतलब काम है मेरे ट्यूटर वगैरह का। तो ये सुन के विंग कहता है, ठीक है फिर तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। वांग जी कहता है, तुम चले जाओगे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या? विंग कहता है, नहीं नहीं मैं चले जाऊँगा, तुम जाओ। ऐसे से कहकर ना विंग वांग जी को बाय वगैरह करता है, और दोनों फिर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ विंग ना कुछ देर बाद वापस घर पहुँचता है, और वो चुपचाप देखता है कि घर का माहौल कैसा है। तो वो देखता है सब कुछ शांत है, उसकी मॉम भी मतलब किचन में थी, और वो फिर चुपचाप ना चला जाता है अपने रूम में। रूम में आने के बाद ना वो फिर घुस जाता है बाथरूम में, नहाता है, और नहाने के बाद ना वो सीधा नीचे चले जाता है लंच करने के लिए। और इन सब के बाद ना वो आता है अपने रूम में, और थोड़ी देर बाद ना वांग जी को मैसेज करता है, कहता है कि मैं ना सेफली घर पहुंच गया, और तुम बताओ तुम पहुंचे, तुम्हारे इधर तो सब ठीक है ना? वांग जी को भी फिर रिप्लाई आता है कि हाँ मैं भी सेफली घर पहुंच गया था, मेरे इधर तो सब ठीक है, तुम अपने बताओ। विंग फिर कहता है, मेरे घर भी सब कुछ ठीक है, और ऐसे करके ना उनकी बात वगैरह ऐसे ही चलने लगती है। तो ऐसे ही वो दिन भी गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, विंग सेम चीज़ फॉलो करता है, मतलब वही स्कूल से आना, स्टोरी लिखना और वांगी से बातें करना, यही सब चल रहा होता है। तो ऐसे ही करते करते ना 3 महीना गुजर चुका था। यहाँ विंग वांगी डेली एक दूसरे को कॉल करते, वीडियो कॉल करते, चैटिंग वगैरह सब कुछ इनका ना मतलब नॉर्मल हो गया था। पहले क्या है, ये लोग सिर्फ चैट पे ही बात करते थे, लेकिन अब तो कॉल भी चलती है, वीडियो कॉल भी चलती है, और ये लोग ना मतलब हफ्ते में 1-2 बार मिल भी लेते हैं। विंग स्कूल बंक कर लेता है, मतलब अब ये उसके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। होता नहीं है, एक बार जिस चीज़ को आप कर लो तो वो फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। तो यही सब चल रहा था। एक दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, यहाँ शाम का टाइम था, विंग अपनी स्टोरी पर काम कर रहा होता है। यहाँ तभी उसे वांग जी की कॉल आती है। वो वांग जी की कॉल देखकर उसे रिसीव करता है और कहता है, क्या बात है वांग जी, तुमने इस टाइम कॉल क्यों की? ये सुनकर जो वांग जी है वो कहता है, विंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, अभी इस टाइम? हम वैसे कुछ दिन पहले ही तो मिले हैं। तो ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ लेकिन मैं तुमसे अभी और इसी टाइम मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है वांग जी से, वांग जी तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, शाम का टाइम है, मेरे पापा कभी भी घर आ सकते हैं, और तुम्हें पता है ना कैसे है मेरे पापा। तो ये सुनकर जो वांग जी है वो कहता है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और अभी भी अंकल को आने में टाइम है थोड़ा, तो प्लीज़ क्या तुम नहीं आ सकते मेरे लिए? ये सुनकर जो विंग है वो कहता है, आखिर बात क्या है, तुम अचानक से क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? वांग जी कहता है, तुम आओ तो सही, तुम्हें पता लग जाएगा, प्लीज़ बस कैसे भी करके आ जाओ, आज मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उसी पार्क में। तो ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है मैं अपनी मॉम से बात करके देखता हूँ, तुम इंतज़ार करो, मैं आता हूँ कुछ देर में। वांग जी कहता है, प्लीज़ आ ही जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे। विंग कहता है, ओके। ऐसे करके कॉल कट कर देता है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या करना है। मतलब उसे पता है वो अपनी मॉम से पूछेगा, उसकी मॉम मना करेंगे, लेकिन फिर भी वो ना कहता है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। विंग फिर जाता है, वो किचन में देखता है उसकी मॉम ने डिनर की तैयारी कर रही होती है। वो अपनी मॉम के पास जाके कहता है, मॉम मुझे आपसे कुछ काम है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, बोलो क्या बात है? विंग कहता है, वो मुझे बाहर जाना है। ये सुनकर जो उसकी मॉम है वो कहती है, बाहर इस टाइम? शाम हो रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड आते ही होंगे कभी भी घर। विंग कहता है, ज़्यादा नहीं, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो ये सुनकर जो उसकी मॉम है वो कहते हैं, तुम्हें काम क्या है ये तो बताओ। विंग की मॉम की बात सुनकर जो है विंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो शुयंग ने मुझे कुछ काम बोला है, वो मैं करना भूल गया था सुबह में, तो अभी अभी जाऊँगा। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है,
चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन विंग प्लीज़ जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड कैसे हैं। ये सुनकर विंग कहता है कि हाँ, मुश्किल से बस 1 डेढ़ घंटे में मैं आता हूँ जल्दी से। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है ठीक है जाओ, ध्यान रखना अपना। विंग ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। वो फिर रेडी वगैरह होता है और निकल जाता है उस पार्क के लिए। इस स्टोरी आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, विंग के जो डैड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है, इस वजह से लेके ना उस पे मतलब बहुत ज़्यादा कड़ाई कर रखी है कि तुम इस टाइम यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे वगैरह वगैरह, ठीक है। विंग अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरता है, इवन उसकी मॉम भी डरती है। वापस इस स्टोरी पर आते हैं तो हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है, विंग जो है वो पार्क में पहुंच चुका होता है। वो देखता है वांग जी ने उसका पार्क के बिल्कुल बाहर ही वेट कर रहा होता है। वो जाता है वांग जी के पास और कहता है मैं आ गया, बोलो तुम्हें क्या काम है इस टाइम मुझसे। तो ये सुनकर जो वांग जी है वो कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। वो ऐसे करके खुद ही उसकी आंखें बंद कर लेता है, यानी उसके हाथों पे, हाथों कह रही हूँ, उसकी आंखों में ना अपने हाथ रख देता है, ठीक है। तो उसे ना वो अंदर ले जाने लगता है पार्क के। विंग उससे पूछ रहा होता है कि तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो वांग जी, तुमने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी, एक तो वैसे ही अंधेरा हो रहा है, ऊपर से तुमने और ज़्यादा अंधेरा कर दिया। वांग जी कहता है कितना बोलते हो यार तुम, अंदर चलो ना चुपचाप, मैं लेके जा रहा हूँ ना तुम्हें। विंग फिर चुप हो जाता है और उसके साथ साथ ना चलने लगता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना वांग जी विंग को लाके एक जगह पे खड़ा कर देता है और उससे कहता है कि मैं जब तक तुम्हें ना बोलूँ आंखें खोलने के लिए, तुम अपनी आंखें नहीं खोलना। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है। तो 1-2 मिनट बाद देखते हैं यहाँ वांग जी विंग से कहते हैं तुम अपनी आंखें आप खोल सकते हो। विंग अपनी आंखें खोलता है, उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है, एकदम से हर जगह से मतलब लाइट्स वगैरह चालू होने लगती है। जिस जिस डायरेक्शन में वहाँ लाइट्स चल रही थी, विंग सोच ही रहा था कि यहाँ एकदम इतना अंधेरा था, फिर अचानक से ये सारी लाइट्स वगैरह कैसे चल रही हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन पे, जहाँ वांग जी बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल। उसके हाथ में एक रिंग की बॉक्स थी। उसे देख के ना विंग मतलब हैरान हो जाता है कि वांग जी आखिर कर क्या रहा है। तभी वांग जी बिना टाइम वेस्ट किए ना सीधा बोलते ही विंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम। ये बोलने वाला होता है कि तभी विंग ना अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और कहता है यस 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 यस, ऐसे ही बोल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है इन सब चीज़ों को देखकर। वांग जी भी फिर बिना देरी किए रिंग निकालता है और विंग की फिंगर्स में डाल देता है। वो उसके डालने के बाद ना ज़मीन पे ही बैठा रहता है, वो तो नहीं उड़ जाते हैं, लेकिन वो तो बैठा ही बैठा सोच रहा होता है कि विंग ने उसे बिना मतलब सवाल जवाब किए हाँ कर दिया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है उठो ना, आप कब तक बैठे रहोगे, रात हो जाएगी ऐसे तो। वांग जी उठता है और कहता है विंग तुमने क्या मुझे सच में हाँ कर दिया। विंग कहता है ऑब्वियसली यार, ये रिंग देखो, क्या तुम्हें दिख नहीं रही। वांग जी कहते लेकिन कैसे, मैंने तुम्हें ऐसे प्रपोज किया और तुम। विंग कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता कब से, लेकिन मुझे भी मतलब अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया अभी इसी वक्त कि मैं भी तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है सच में। विंग कहता है अरे हाँ, तुम अभी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या। वांग जी मतलब सोच में पड़ा हुआ था कि तभी विंग उसे हक कर लेता है और कहते हैं प्लीज़ सपने से बाहर आओ, ये सब सच है। वांग जी भी फिर उसे हक बैक करता है और कहता है थैंक यू सो मच विंग, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। विंग फिर कहता है इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। वांग जी कहता है बात तो सही है, खैर मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विंग ये सुनकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी वो देखता है कि सामने ना एक टेबल रखी हुई है और उसके आमने सामने ना चेयर रखी हुई है 2, और उसके ऊपर ना मतलब खाने पीने की चीज़ें है, लाइक डेजर्ट वगैरह और भी बहुत कुछ। इसे देख के विंग कहता है कि ये सब मेरे लिए है। वांग जी कहता है तो तुम्हारे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा, मैंने यहाँ पे तुम्हें प्रपोज किया है, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे लिए है सब कुछ। विंग फिर कहता है वाओ यार वांग जी, तुम इतने ज़्यादा रोमांटिक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वांग जी कहता है चलो बैठो, खाते हैं हम लोग अब। विंग फिर जाके बैठ जाता है, वांग जी भी बैठ जाता है, दोनों मतलब खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश था यहाँ पे विंग। बार बार वो अपनी रिंग को देख रहा होता है, वांग जी को देख रहा होता है। मतलब उसे ना अपनी आंखों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा होता है कि आज मतलब किसी ने उसे प्रपोज़ किया है। वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वांग जी से कह रहा था कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी ऐसा चीज़ रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया था तुम्हारे होते हुए, देखो मैंने ये सब भी एक्सपीरियंस कर लिया। वो है ना एक्साइटेड होते-होते बहुत सारी बातें कर रहा होता है और उससे कहता है कि चलो ना खाने-पीने के बाद हम फ़ोटो लेते हैं, इतनी अच्छी डेकोरेशन है, मुझे चाहिए इसकी फ़ोटोज़ वगैरह। वांग जी कहता ठीक है। तो वो लोग खाते-पीते और फिर जाके ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। दूर से खड़ा होके ना वांग जी का एक फ्रेंड होता है वहाँ पे, शाओ शिंगचैन, वो ये सब देख रहा होता है और कहता है यार ये दोनों तो मज़े कर रहे हैं और मेरा क्या। यहाँ पे शाओ शिंगचैन जो है वो वांग जी का चाइल्डहुड फ्रेंड है, एक लेके उसे उसका बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी डेकोरेशन वगैरह था, सारा सेटअप वगैरह था, वो वांग जी ने अकेले नहीं किया था, शाओ शिंगचैन ने भी उसकी हेल्प करवाई होती है। तो कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वांग जी विंग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे कि तभी जो है विंग का फ़ोन ना रिंग करता है। वो देखता है उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है, इसे देख के वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि शाम का टाइम है, उसके डैड तो कभी भी घर आ रहे होंगे।
तो ये देख के ना वो अपनी मॉम का कॉल जो है रिसीव करता है और कहता है हेलो मॉम। उसकी मॉम उधर से डरी-डरी सी कहती है, विंग तुम कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आए, 2 घंटा हो चुका है, तुम्हारे डैड कभी भी आते होंगे ऑफ़िस से। ये सुन के जो विंग है वो कहता है मॉम प्लीज़ आप थोड़ा सँभाल लीजिए, मैं बस अभी आता हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे आने में। विंग की मॉम कहती है जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ। विंग कहता है ठीक है आता हूँ। ये कहकर ना वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पे वांग जी उससे पूछता है क्या हुआ विंग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? विंग कहता है वांग जी 2 घंटा हो चुका है, देखो अंधेरा भी हो गया, मुझे ना अब घर जाना होगा, मेरे डैड ना आते ही होंगे और तुम्हें तो बता रखा है मेरे डैड कैसे हैं। तो ये सुन के वांग जी कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सुन के विंग कहता है अगली बार मिलेंगे ना तब हम कर लेंगे, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेकर आऊँगा, ठीक है? अभी मुझे जाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुन के वांग जी थोड़ा सैड तो हो जाता है लेकिन कहता है चलो कोई बात नहीं विंग तुम जाओ या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? विंग कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम जाओ। ये सुन के ना विंग जल्दबाजी में वांग जी को बाय करता है और चला जाता है। इसे देख के वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है कि विंग ने उसे हग भी नहीं किया था जाते-जाते। तो फिर बाहर आता है शाओ शिंगचैन और वो कहता है मुँह मत लटकाओ, देखो उसकी इमरजेंसी थी इसलिए वो गया है और देखो तुमने आज उसे प्रपोज़ कर दिया और तुम्हें लगा नहीं था ना वो हाँ करेगा, लेकिन देखो उसने हाँ कर दिया, तो इसी चीज़ से खुश हो जाओ। ये सुन के वांग जी कहता है हाँ तुमने सही कहा, बाय द वे सॉरी तुमने मेरी वज़ह से बहुत ज़्यादा वेट किया। ये सुन के शाओ शिंगचैन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, अब चलो घर चलते हैं। ये सुन के वांग जी कहता है हाँ ज़रूर। सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ विंग और वांग जी कॉल पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ वांग जी विंग से पूछता है तुम सही सलामत घर पहुंच गए थे ना विंग, तुम्हारे डैड ने देखा तो नहीं तुम्हें? ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं पहुंच गया था घर और अच्छा हुआ मैं जल्दी निकला वहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मेरे डैड वापस आ गए थे घर। अगर मैं थोड़ी देर और लेट करता ना तो पक्का आज उनसे डांट सुन रहा होता यहाँ पे। वांग जी कहता है थैंक गॉड तुम बच गए। विंग कहता है हाँ सही बोला तुमने। ऐसे ही वो लोग ने बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे विंग ने शोयंग के साथ वापस घर आ रहा होता है, तभी ना वो रास्ते में ही शोयंग को सब कुछ बता देता है कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सुन के शोयंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम तुम सच में रिलेशनशिप में हो विंग? ये सुनकर ना विंग कहता है हाँ तुम्हें इतना झटका क्यों लग रहा है? तो ये सुन के शोयंग कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम अपनी वो बोरिंग सी राइटिंग वगैरह छोड़कर अब इन सब में घुस गए। ये सुनकर विंग कहता है कि थप्पड़ मारूं तुम्हें? शोयंग कहता है नहीं खैर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, वैसे वांग जी है कैसा? ऐसी ना विंग और शोयंग बातें करते करते ना घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद विंग आता है, नहाता है, लंच वगैरह करता है और अपनी स्टोरी लिखने के लिए बैठ जाता है। वहाँ वांग जी से बातें करते स्टोरी भी लिख रहा था। स्टोरी लिखने के बाद विंग सो जाता है, फिर उठता है वो डिनर के टाइम और डिनर वगैरह करने के बाद जाता है, कमेंट्स वगैरह पढ़ता है। वो इसी बीच ना वांग जी से कॉल पे बात भी कर रहा था। वो वांग जी को बता रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसकी तारीफ वगैरह कर रखी है उसके काम को लेकर। वांग जी भी साथ साथ उसकी तारीफ करता है और भी बहुत कुछ, और ऐसे फिर ना बातें करते करते कमेंट्स वगैरह रीड करते करते ना विंग सो जाता है वांग जी को बाय वगैरह करके। तो ऐसे ही करते करते ना पूरा 1 साल बीत जाता है। यहाँ विंग बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गया था, उसकी खुशी को हर कोई देख पा रहे थे, जैसे स्कूल में उसके फ्रेंड्स, शोयंग, इवन उसकी फैमिली भी। विंग की फैमिली की बात करी जाए तो वो ज़्यादा कोई नहीं है, उसकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। विंग की मॉम, विंग के डैड, विंग खुद और विंग का एक बड़ा भाई जियांग चैंग। यहाँ पे जियांग चैंग विंग से सिर्फ 2 साल बड़ा है और वो कॉलेज में पढ़ता है। विंग के डैड एक बहुत बड़े कंपनी के मतलब मालिक है और विंग की मॉम हाउसवाइफ है। फिर एक दिन का सीन दिखाया जाता है हमें, हमारे ना आज विंग का बर्थडे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ना विंग को बहुत सारे लोगों ने विश किया होता है, उसके फैंस ने, मतलब जो भी उसके सोशल मीडिया पे फैंस हैं उन लोगों ने विश किया होता है विंग को, विंग के फ्रेंड्स ने, फिर विंग के फैमिली वालों ने, हर जगह से विश वगैरह आई होती है। यहाँ पे वांग जी ने भी बहुत अच्छे से विश किया था विंग को। विंग को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था और इसी बीच ना वो विंग और वांग जी एक दूसरे से कॉल पे बात भी कर रहे होते हैं। विंग वांग जी को यहाँ पे बता रहा होता है कि मतलब उसे कितने सारे लोगों ने विश किया और वगैरह वगैरह। तो ये सुन के ना वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि विंग मतलब कितना ज़्यादा खुश है। खैर यहाँ पे वांग जी कहता है विंग से क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? विंग बोलता है कि हाँ ज़रूर पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तो ये सुन के वांग जी कहता है वैसे बर्थडे तो हर किसी का आता जाता रहता है, हर साल ही आता है, तो तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे कैसा फील होता है और अब कैसा फील हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है वैसे कुछ इतना खास नहीं, बस ये है कि मेरे जितने भी बर्थडेज़ पहले गए उन सबसे ज़्यादा स्पेशल फ़ील मुझे आज हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारे विशेज़ वग़ैरह आए हैं, क्योंकि मुझे पहले भी हर बर्थडे पे इतने सारे विशेज़ आते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को इतना सीरियस लेता ही नहीं हूँ। वैसे ये सिर्फ़ ना बस एक दिखावा है कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे हो ना उसी दिन सारे लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी विशेज़ देते हैं। ये सब सिर्फ़ एक दिखावा है। देखना मेरा बर्थडे आज है ना और कल देखना ये जितने भी लोग हैं वो सब ऐसे गायब होंगे जैसे कभी मेरी लाइफ़ में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। मैं आज इसलिए स्पेशल फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो मेरे इस बर्थडे पे, इस वज़ह से, बस और कोई बात नहीं है। ये सुन के वांग जी कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गया। विंग फिर कहता है हाँ बस यही बात है। तो ये सुन के ना वांग जी कहता है कि बाय द वे तुम्हें कुछ चाहिए अपने बर्थडे पे, कोई विश वगैरह जो तुम चाहते हो वो पूरी हो? ये सुन के विंग सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ काश तुम मेरे साथ होते इस टाइम और हम लोग केक कट कर रहे होते हैं, मेरा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हम लोग।
तो ये सुन के जो वांग जी है वो कहता है हम ये चीज़ कल कर सकते हैं ना, बाहर मिलेंगे हम, तो कैफ़े चलेंगे वहाँ सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारा बर्थडे। ये सुन के विंग कहता है नहीं ना, बाहर तुम्हें पता है पब्लिक वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, उनके सामने कोई देख भी सकता है मुझे, ऐसे किसी ने देख लिया और मेरे पापा को चुगली कर दी फिर तो बस हो गया काम मेरा। ये सुन के वांग जी कहता है तो क्यों ना मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊँ। ये सुन के जो विंग है वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है? वांग जी कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, तुम चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है विंग। विंग फिर कहता है अगर ऐसा है तो आ जाओ ना मेरे घर, मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए। तो ये सुन के ना वांग जी कहता है एक बार सोच लो अच्छे से। विंग फिर कहता है हाँ मैंने सोच लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे, मेरा बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाएगा इस चीज़ से। ये सुनकर वांग जी कहता है तुमने अच्छे से सोच लिया है ना, मैं आ जाऊँगा सच में। ये सुन के विंग कहता है अरे चुप रहो, तुम ना झूठ बोल रहे हो मुझसे, क्योंकि देखो इम्पॉसिबल है, अभी रात के 12 बज रहे हो और तुम मेरे घर आओगे इस टाइम, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तुम मज़ाक कर रहे हो ना मेरे साथ। ये सुन के वांग जी कहते हैं मैं मज़ाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा विंग, मैं सच में कह रहा हूँ। विंग कहता है तो प्रूफ करके दिखाओ। वांग जी कहता है हाँ ज़रूर, वैसे मुझे कुछ टाइम चाहिए। विंग कहता है कैसा टाइम? तो वांग जी कहता है आने में टाइम लगता है ना भाई, देखो एक तो हमारा बगल में तो घर है नहीं, तुम्हारे पास वाले शहर में रहता हूँ, आने में आधा घंटा लग जाएगा मुझे। और क्या कहता है तुम ना एक बार अच्छे से देख वेख लेना, कोई कोई है नहीं, अगर इस टाइम किसी ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे घर में घुसते हुए तो वो गलत ही समझेगा, भले ही हमारा इरादा गलत ना हो। ये सुन के विंग कहता है हाँ बात तो तुमने सही की, ऐसा करते हैं ना कुछ देर बाद मिलते हैं जब तक सब सो जाएंगे, मैं फिर तुम्हें मैसेज वगैरह कर दूंगा। ये सुन के वांग जी कहता है हाँ ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं तुम ना थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लो, उसके बाद जब सब सो जाए सब कुछ देख वेख के ना मुझे कॉल कर देना ठीक, और मुझे भी कुछ करना है तो मुझे भी अभी जाना होगा। ये सुन के विंग कहता है अच्छा ठीक है, तो हम यही करते हैं, ऐसे करके ना वो कॉल कट कर देता है वांग जी से बाय वगैरह करके। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ विंग का जो कॉल है वो रिंग होता है और उसकी रिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि विंग फड़फड़ा के उठता है एकदम, क्योंकि उसने फ़ोन को बिल्कुल ही अपने कान में डाल के सो रहा था। ऐसा है विंग को नींद वगैरह आ रही थी, इसलिए उसने अपने कॉल की वॉल्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट कर ली थी कि बाई चांस वांग जी कॉल करे तो फट से वो उठ जाए। वो वांग जी की कॉल देखता है, उसे रिसीव करता है और कहता है हेलो वांग जी, क्या बात है इस टाइम कॉल कैसे कर रहे हो तुम? तो ये सुन के वांग जी कहता है तुम नींद में हो क्या? ये सुन के विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहते हैं तुम सो रहे थे ना विंग? विंग कहता है नहीं ना, मैं नहीं सो रहा था। ये सुन के वांग जी हंसने लग जाता है और कहता है मुझे पता है तुम सो रहे थे, खैर कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे गली में आ गया हूँ, तुम देख लो एक बार कोई है तो नहीं। ये सुन के विंग कहता है तुम्हें 3 घंटे लगता है आने में, देखो रात के 3 बज रहे हैं। वांग जी कहते हैं वो मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा था, खैर तुम उठ के देखो ना। तो विंग खड़ा होता है, जाता है अपनी विंडो के पास, देखता है आसपास कोई जगह तो नहीं है या कोई है तो नहीं। थोड़ा देखने के बाद ना वो फिर वांग जी से कहता है नहीं वांग जी कोई भी नहीं है, तुम ना आ सकते हो। ये सुन के वांग जी कहते हैं देख लो एक बार अच्छे से, कोई भी जगह हो सकता है इस टाइम। ये सुनने के बाद विंग कहता है वांग जी मेरे मोहल्ले में इंसान रहते हैं, भूत थोड़ी रहते हैं जो इस टाइम जगह होंगे। ये सुन के ना वांग जी कहता है नहीं लेकिन एक बार फिर भी देख लो ना, वैसे भी रात का टाइम है और इस टाइम देख लिया तो तुम्हें पता है ना विंग क्या होगा। विंग कहता है यार तुम डराओ मत मुझे, चुपचाप आओ, मेरे घर के नीचे कोई भी नहीं है। वांग जी फिर ये सुन के ना आता है विंग के घर के नीचे खड़ा हो जाता है, आके वो विंग को इशारा करता है कि मैं यहाँ पर हूँ। विंग वांग जी को देख के मतलब थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और थोड़ा नर्वस भी हो जाता है कि रात का टाइम है, 3 बज रहे, कोई भी देख लेगा तो क्या ही सोचेगा। विंग फिर वांग जी से कहता है वैसे तुम मेरे घर के नीचे आके खड़े तो हो गए हो, लेकिन मेरे रूम तक कैसे आओगे, देखो कितना ऊंचा है, यहाँ से तुम गिर विर जाओगे। ये सुन के वांग जी कहते उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं ना पूरा सारा सामान लेकर आया हूँ कि कैसे क्या करना है। ये सुनकर ना विंग देखता है कि वांग जी के हाथ में कुछ सामान वगैरह है। वो वांग जी से पूछता है बाय द वे तुम्हारे हाथ में इतना सारा सामान क्या है, क्या लेकर आए हो तुम? तो ये सुनकर ना वांग जी कहता है तुम्हें बाद में पता लग जाएगा, एक काम करो मैं ना तुम्हें एक रस्सी देता हूँ, तुम इसे ऊपर खींचना, मैं इसमें अपना सारा सामान बांध दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है फेंको। फिर वांग जी जाता है, देखता है पहले कोई देख तो नहीं रहा उसे वगैरह वगैरह। वांग जी फिर आके ना विंग की खिड़की के नीचे बिल्कुल खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में एक रस्सी थी, वो रस्सी फेंकता है विंग की विंडो की तरफ और विंग ना उसे कैच कर लेता है। वांग जी फिर कुछ सामान वगैरह बांध देता है उसमें जो भी उसके पास थी, और विंग से कहता है कि तुम इसे ऊपर खींचो और आराम से खींचना, ज़्यादा हिलाना डुलाना मत। ये सुन के विंग फिर ना वैसे करता है जैसे वांग जी ने उसे कहा था, और वो धीरे धीरे करके ना उस सामान को लेके रख देता है अपने बेड पे। और फिर वो वापस आता है विंडो के पास और वांग जी से कहता है कि तुम भी इसी रस्सी के सहारे आओगे क्या? ये सुन के जो वांग जी वो कहता है हाँ मुझे यही करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई सीढ़ी वगैरह भी नहीं है कि मैं आ जाऊँ उसके थ्रू। विंग कहता है कि ध्यान से आना वांग जी, कोई देख ना ले। वांग जी ये सुनकर कहता है तुम्हें फिक्र लगी है कि कोई देख ना ले, यहाँ से मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा? विंग कहता है अच्छा सॉरी, तुम भी ध्यान से आओ प्लीज़। वांग जी फिर विंग से कहता है कि तुम ना इस रस्सी को किसी मजबूत चीज़ से बांध दो कि मैं ना इसके थ्रू आ सकूं ऊपर। ये सुन के विंग फिर लग जाता है काम पे, वो रस्सी को बांध देता है किसी एक मजबूत सी चीज़ पे, अपने उसके रूम में होगी बहुत सारी चीज़ें, उसी से बांध देता है वो। उसके बाद ना विंग फिर कहता है मैं भी रस्सी पकड़ लेता हूँ, क्या पता कुछ
विंग इससे आगे कुछ बोलता कि तभी वांग जी कहता है, तुम पकड़ो या ना पकड़ो एक ही बात है, कौन सा तुम मुझे ऊपर खींच लोगे, इतना हल्का नहीं हूँ मैं। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है, क्या मैं तुम्हें खींच सकता हूँ? वांग जी कहता है, तुम नहीं, उल्टा मैं खींच सकता हूँ तुम्हें यहाँ से। ये सुनकर विंग कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो वांग जी, ज्यादा बोला ना तो मैं रस्सी खोल दूंगा। ये सुन के वांग जी कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लो। ये सुनकर विंग कहता, हाँ मैं भी मजाक नहीं कर रहा था, तुमने ज्यादा मेरा मजाक उड़ाया ना तो तुम चढ़ रहे होगे, मैं बीच में ही रस्सी खोल दूंगा, फिर गिरोगे तुम जाके धड़ाम वहाँ पे। ये सुन के वांग जी हंसने लग जाता है और ना क्या कहते हैं, धीरे धीरे चढ़ रहा होता है रस्सी के थ्रू बहुत ध्यान से, ताकि गिर विर ना जाए। विंग की विंडो जो है वो थोड़ी ऊंचाई पे थी। विंग भी मतलब काफी ज्यादा ध्यान रख रहा था कि कोई देखे ना आसपास। लेकिन इन सबसे अनजान उनको पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सर पे आने वाली है। विंग वैसे तो नज़र रख रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, लेकिन उसकी नज़र वहाँ नहीं जाती जहाँ से कोई उन दोनों को ये चीज़ें करते हुए देख रहा था। विंग के ठीक सामने वाले घर में एक पड़ोसी विंग का देख रहा था कि कैसे वांग जी रस्सी के थ्रू विंग के रूम में घुस रहा है। विंग उसे इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि उस पड़ोसी के रूम में है बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इस वजह से विंग की नज़र नहीं पड़ी कि हाँ वो देख रहा है उसे। यहाँ पे फिर हम देखते हैं वांग जी ना कोशिश करते करते विंग के रूम में विंग के सामने जाके खड़ा हो गया था। इसे देख के विंग ना मतलब मानो सदमे में ही चला गया था कि वांग जी सच में उसके सामने आके खड़ा हो गया, वो भी रात के 3 बजे। ये देखकर ना वांग जी को पता लग गया था कि विंग ने खोया हुआ है। वो फिर विंग को हिलाता है और कहता है कि सपने से बाहर आओ विंग, मैं सच में आ गया हूँ तुम्हारे सामने अब। विंग फिर आता है सपने से बाहर और कहता है, वांग जी तुम कैसे आ गए यार, कितना ज्यादा इम्पॉसिबल था ये। तो ये सुन के वांग जी कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ये वांग जी पॉसिबल ना कर सके। विंग फिर कहता है, ओहो अपनी बड़ाई मत करो, भाई वो क्या है, तुम क्या लेकर आए हो, तुमने मुझे लगा सिर्फ रस्सी होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीजें लग रही हैं। ये सुन के जो वांग जी है वो कहता है, चलो तुम खुद ही देख लो। तो वो सारी चीजें जो बेड पे रखी हुई थी जाके बैठ जाते हैं दोनों बेड पे। उसके बाद वांग जी एक एक करके वो चीजें दिखा रहा होता है, उसमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे विंग के लिए, हैंडमेड, मतलब वांग जी ने अपने हाथों से बनाई होती है। इसे देख के ना विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वाह यार ये क्या मेरे लिए है। ये सुनकर वांग जी कहता है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर विंग कहता है, और ये इस बड़े वाले बॉक्स में क्या है। तो वांग जी फिर ना बड़ा वाला बॉक्स भी खोल के दिखाता है, वहाँ उसमें ना बहुत ब्यूटीफुल सा केक होता है। इसे देख के विंग हैरान हो जाता है और कहता है, ये केक वो भी इस टाइम कहाँ से लेकर आए हो तुम। तो वांग जी कहता है, ये मैं लेकर नहीं आया, इसलिए मैंने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया है। ये सुन के विंग कहता है, क्या सच में तुम्हें बेकिंग भी आती है। विंग की ये बातें सुनकर वांग जी कहता है, कि तुम मुझे निठल्ला समझ रहे हो, मुझे कुकिंग भी आती है, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेता हूँ, तुम मुझे ऐसे मत समझो कुछ भी। विंग ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हो। वांग जी फिर अपने पास से कैंडल निकालता है और केक पे लगाते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता ये केक कैसा बना है, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा केक नहीं बनाए, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ अच्छा ही होगा। इसकी डेकोरेशन कैसी लगी तुम्हें। तो ये सुनकर विंग कहता है, इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगा नहीं था कि ये तुमने बनाया है। वांग जी कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो अब। विंग कहता है, सॉरी सॉरी अब नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वांग जी कहता है कि तुम जल्दी से ना केक वगैरह कट कर लो, मैं फिर जाऊँगा यहाँ से, किसी ने देख लेना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग कहता है, बात तो सही कही तुमने। वांग जी फिर कैंडल्स जलाता है और कहता है कि तुम विश मांगो। ये सुनकर विंग कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए पहले बर्थडे सॉन्ग गाओ, उसके बाद ही मैं विश मांगूंगा, उसके बाद ही मैं कैंडल ब्लो करूंगा। ये सुनकर वांग जी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि मैं सिंगिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ विंग, हम इसे स्किप करते हैं ना। तो विंग क्या कहता है, बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगता है, नहीं नहीं करो ना, मुझे सुनना है तुमसे। तो ये सुन के वांग जी कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं ना करता हूँ। फिर विंग ने अपना फ़ोन निकाल लेता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। वांग जी कहते हैं, प्लीज़ यार वीडियो नहीं बनाओ ना। विंग कहता है, मैं देखना चाहूँगा इसे, मैं कल भी देखूँगा, परसों भी देखूँगा, हमेशा देखूँगा, इसलिए मैं इसे कैप्चर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मोमेंट हमारा ये। वांग जी भी फिर शर्माते-शर्माते ना उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है और विंग ना वीडियो बना रहा होता है कि केक की, फिर जो वांग जी लाया था उसकी, फिर वांग जी की भी और अपनी भी, ऐसे ही चल रहा होता है उनका। वांग जी उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है और गाना खत्म हो जाने के बाद वो विंग से कहता है कि तुम अब चलो कैंडल ब्लो करो, बहुत देर हो गई। तो ये सुन के ना विंग फिर विश मांगता है और फिर कैंडल ब्लो करता है। उसके बाद ना वांग जी क्लैपिंग वगैरह करता है, विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है ये सब देख के। फिर वांग जी कहता है, केक कट करो। विंग फिर ना केक कट करता है और केक कट करने के बाद जैसे ही वांग जी को खिलाने वाला होता है कि तभी उसके ना डोर पे बहुत ज़्यादा नॉक होने लग जाती है। इसे सुन के विंग की आत्मा मानो बाहर से आ गई थी। वो वांग जी से आराम से कहते हैं, इस टाइम कौन हो सकता है। वांग जी भी डर जाता है, मतलब उसे भी नहीं पता होता है कि रात के 3 बजे वाला होगा कौन। तभी डोर के बाहर से एक आवाज़ आती है, उसे सुन के तो विंग की मानो आत्मा निकल गई थी उसके शरीर से बाहर, क्योंकि वो उस इंसान की आवाज़ थी जिससे दुनिया में विंग सबसे ज़्यादा डरता है। वो विंग के डैड यानी वी चांगजे की आवाज़ थी, जो विंग को उसका नाम लेके बुला रहे होते हैं। विंग वांग जी को पकड़ के कहता है कि वांग जी मेरे डैड है, ये मैं क्या करूँ अब। इसे सुन के जो क्या कहते हैं, वांग जी देख रहा होता है विंग की क्या हालत हो रखी है, मतलब विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा काँप रहा था। इसे देख के वांग जी को भी मतलब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, और इस टाइम उसके डैड आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पर। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी विंग के डैड जोर से चिल्लाता है, विंग दरवाजा खोलो, तुम आखिर कर क्या रहे हो अंदर, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। और ये सुनकर जो विंग है वो डर जाता है, कांपने लग जाता है, जाके
वांग जी से चिपक जाता है और कहता है वांग जी प्लीज़ कुछ करो ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुन के वांग जी जो वो कहता है तुम शांत हो जाओ विंग, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। वो ये कह के ना उसकी नज़र जाती है विंडो पर और कहता है मैं ना विंडो के थ्रू चला जाता हूँ, उसके बाद तुम दरवाज़ा खोल देना। वो ऐसा कह के ना विंडो के बाहर जाता है और जैसे झाँकता है ना बाहर, तभी उसे एक झटका लग जाता है। वांग जी को ऐसे शांत देख के विंग उसके पास जाता है और कहता है क्या हो गया, तुम जा क्यों नहीं रहे वांग जी? वांग जी फिर कहता है वो नीचे कौन है विंग? विंग फिर देखता और देख के तो मानो उसे एक और झटका लगता है कि वो नीचे जियांग चैन यानी विंग का बड़ा भाई खड़ा था, वो इस बारे में वांग जी को बताता है। वांग जी कहता है लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और वो और कुछ बोल पाते कि तभी वी चांग से बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाते हैं, विंग आखिर तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? आखिर कर क्या रहे हो तुम? उसकी मॉम भी पीछे से बोल रही होती है, विंग दरवाज़ा खोल दो प्लीज़, तुम क्या कर रहे हो अंदर? इसे सुन के ना विंग डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, वो ना नीचे बैठ जाता है और कहता है वांग जी अब क्या करूँ मैं? वांग जी अब क्या करूँ? हम लोग गए, हम गए। वो ये सब बोल रहा होता है कि तभी वांग जी को बहुत बुरा लग रहा होता है उसे इस हालत में देख के, उसका बर्थडे और वो ऐसा हो गया। वांग जी भी फिर नीचे बैठता है, वो विंग को शांत करवा रहा होता है, लेकिन विंग जो है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर क्यों ही होगा शांत वो, क्योंकि उसकी फट के चार्ज हो चुकी थी। वांग जी मतलब उसे शांत करवाता है, वो विंग नहीं होता और बाहर से भी आवाज़ आ रही होती है गेट खोलो, गेट खोलो। फिर क्या कहता है वांग जी विंग से कि विंग गेट खोल दो। इसे सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है बाहर मेरे डैड है, अगर वो अंदर आ गए तो क्या होगा हमारा? वांग जी कहता है कि दरवाज़ा खोलो विंग। विंग कहता है तुम सच में बोल रहे हो? वांग जी कहता है हाँ। विंग फिर खड़ा होता है और जाके दरवाज़ा खोल देता है। वो देखता है बाहर उसकी मॉम थी और वी चैंग से थे। थोड़ी देर बाद ओ मतलब वहाँ पे जियांग चैन भी आ चुका होता है। उसे देखकर विंग मतलब सहम सा जाता है, वो अपने डैड को फेस कर रहा होता है इस सिचुएशन में। वी चांग से फिर अंदर आते हैं और वो देखते हैं अंदर का सीन, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनका ओमेगा सन एक अल्फा के साथ खड़ा हुआ है, वो भी उसके रूम में रात के 3 बजे। तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वी चांग से अपने रूम में सो रहे होते हैं कि तभी उनकी कॉल जो है वो रिंग होती है। वो कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं कौन है इस टाइम? तो जो आवाज़ उधर से आती है उसे सुन के वो पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं, उसके सामने घर में जो पड़ोसी रहता है वो है। उसका पड़ोसी जो है वो बोलता है उनसे कि आपको पता है आपका ओमेगा सन इस टाइम एक अल्फा के साथ है, वो भी उसके रूम में। ये सुनकर वी चांग से उठ के बैठ जाते हैं, उसे सुनाने लगता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा बेटा इस टाइम किस अल्फा के साथ होगा? मेरा बेटा अभी रूम में होगा अपने, सो रहा होगा, तुम क्या बकवास कर रहे हो ये सुन के उनका पड़ोसी कहता है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके अपने बेटे के रूम को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वो अल्फ़ा मिलेगा ज़रूर आपको, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस अल्फ़ा को रस्सी के थ्रू आपके बेटे के रूम में चढ़ते हुए। ये सुन के वी चांगसे का मानो माइंड ब्लैंक ही हो जाता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है उसका पड़ोसी, वो मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ को। वो फिर कॉल कट करते हैं और फिर वो विंग की मॉम को उठाते हैं और कहते हैं उठो ज़रा, ये क्या बोल रहा है पड़ोसी हमारा? विंग की मॉम उठती है और कहती है क्या हुआ, आप इतने शोर क्यों कर रहे हैं? रात हो रही है, सोने दीजिए मुझे। ये सुन के जो क्या कहते हैं वी चांग से वो बताता है कि क्या क्या बात हुई है उनके पड़ोसी से। ये सुनकर विंग की मॉम हैरान हो जाता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कैसा मजाक कर रहे हैं वो हमारे साथ? वी चांग से कहते हैं चलो विंग के रूम में जाके चेक करते हैं। तो ये सुन के विंग की मॉम कहती है हाँ ठीक है। वो दोनों उठ के जैसे बाहर जाते तभी वो डोर पे देखते जियांगचन आके खड़ा हुआ है, उसे देख के जो विंग की मॉम है वो कहती तुम क्या कर रहे हो इस टाइम? तो जियांगचन कहता है वो आप दोनों के रूम से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था तो मैं मेरी आँख खुल गई है। तो ये सुन के जो वी चांग से वो कहते हैं एक काम करो तुम ज़रा बाहर जाके देखना विंग की विंडो के नीचे। ये सुन के जो जियांगचन वो कहता है ऐसा क्यों? विंग की मॉम कहती है तुम्हारे डैड जितना कह रहे तुम वो करो जाके। जियांगचन कहता है अच्छा ठीक है, वो फिर ऐसे कह के चला जाता है। यहाँ पर फिर वी चांग से और विंग की मॉम जाते हैं ऊपर जाके ना डोर को नॉक करते हैं, लेकिन विंग ने खोल नहीं रहा होता है। वापस आते हैं प्रेजेंट में, यहाँ विंग अपने डैड को देख के मतलब बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, उसके डैड भी अपनी खुली आंखों से देख रहे होते हैं विंग और वांग जी को। तो यहाँ पे जियांगचन आता है सामने, ये मंजर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जाके वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन? मेरे भाई के रूम में कर क्या रहे हो वो भी इतनी रात को? तो ये सुन के वांग जी कोई जवाब नहीं देता, तो जियांगचन एक ज़ोरदार पंच मारता है वांग जी के फेस पे, वांग जी गिर जाता है नीचे ज़मीन पे। ये देख के विंग डर जाता है बहुत ज़्यादा, तो तभी आते हैं वी चांग के सामने और वांग जी से कहते हैं कि तुम हो कौन और क्या कर रहे हो इस टाइम आधी रात को मेरे बेटे के रूम में? ये सुन के जो वांग जी वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, फिर वी चांग से देखते हैं विंग की तरफ और कहते हैं कि है कौन ये और क्या कर रहे हो तुम इसके साथ इतनी रात को? लेकिन जो विंग है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, वो आखिर बोलेगा कैसे? वो बहुत ज़्यादा डरा जो हुआ था। इसे देख के जियांगचन फिर और मारने लगता है वांग जी को और कहता है कि तुम हो कौन और तुम बता क्यों नहीं रहे हो? वो बहुत ज़्यादा मार रहा होता है वांग जी को, वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा होता, चुपचाप बस मार खा रहा होता है। इसे देख के जो विंग है वो चिल्लाता है ज़ोर से, दूर हटो उससे, क्यों मार रहे हो तुम उसे? मत मारो, देखो उसको ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे जो वांग जी है उसके मुँह से और नोज़ से ना ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है। इसी को देख के ना विंग डर जाता है बहुत ज़्यादा, फिर जियांगचन खड़ा होता है और आता है विंग के पास, ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है। इसे देख के विंग की मॉम उसे कहती है जियांगचैन। तो जियांगचैन अपनी मॉम से कहता है ये क्या कर रहा था मॉम इस अल्फा के साथ इतनी रात को? आप इससे पूछते क्यों नहीं है? ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो वी चांग से जाते हैं विंग के पास और कहते हैं विंग बताओ आखिर ये है कौन और तुम क्या कर रहे थे इसके साथ?
तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, तो वांग जी खड़ा होता है और फिर कहता है, मैं आप सबसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, मेरी गलती है, आप प्लीज़ विंग को कुछ भी मत बोलिए। वांग जी फिर एक-एक करके सारी बात बताता है कि क्या करने आया था, वो क्यों आया था। ये सुन के जो वही चांग-सी, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये क्या बोल रही है। तो वांग जी केक की तरफ इशारा करता है, कुछ चीज़ें रखी हुई थी उनकी तरफ इशारा करता है और कहता है, देख लीजिए अगर आपको यकीन नहीं है तो। उसे देख के वी चांग से देखते हैं उसे, तो फिर भी मतलब वो मानने को तैयार नहीं थे कि बस इतनी सी रीज़न्स के लिए ये मतलब रात को आया है मिलने। जियांग चेन फिर विंग की बात सुन के कहता है कि तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी बकवास चीज़ें मेरे सामने नहीं चलेंगी, तुम ज़रूर कुछ गलत करने आए होगे मेरे भाई के साथ। वो ऐसा करके ना वांग जी को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वी चांग उसे रोक देते हैं। वो वांग जी के पास खुद जाता है और कहते हैं, अपने पापा का नंबर दो मुझे। ये सुन के जो वांग जी है वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन दे देता है नंबर वी चांग से को अपने डैड का। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ वी चांगसे के घर पे आए होते हैं वांग जी के पेरेंट्स विंग के रूम में। वी चांगसे उन्हें बहुत ज़्यादा जलील कर रहा होता है कि तुमने क्या अपने बेटे को शर्म नहीं सिखाई, तमीज़ नहीं सिखाई कि कैसे वो आधी रात को एक ओमेगा के रूम में पता नहीं क्या करने आया है। वो बहुत ज़्यादा मतलब जलील कर रहे होते हैं वांग जी के पेरेंट्स को, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से थे और वी चांग से थोड़े रिच थे। तो आपको तो पता ही है कि ऐसा होता नहीं होता, तो वही चीज़ चल रहा था। वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो चीज़ उसने की ही नहीं है, मतलब जिस चीज़ का उसका इरादा ही नहीं था, उस चीज़ की वजह से उसके पेरेंट्स को इतना ज़लील होना पड़ रहा है, वो भी वी चांग जैसे। वी चांग से बहुत घटिया-घटिया बातें सुना रहे होते हैं वांग जी के पेरेंट्स को कि तुम लोगों का मतलब यही है, तुम गरीब लोग ऐसे ही हो, तुमने जानबूझ के मेरे बेटे के घर पे भेजा अपने बेटे को कि एक अमीर ओमेगा देखा नहीं, जाके उसे लूट लो वगैरह-वगैरह बोल रहे होते हैं वो वांग जी के पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स भी मतलब चुपचाप सुन रहे होते, उनके पास भी बोलने का मुँह नहीं था क्योंकि उसके बेटे ने गलती की है। हालाँकि वो इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एक नाम तो आ ही गया था। वो भी कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप सुन रहे होते, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है, वो शर्म से मतलब डूब चुके थे। वी चांग से इतनी घटिया-घटिया बातें बोल रहे थे उन्हें आके। बहुत ज़्यादा ज़लील करने के बाद भी जब वी चांग से का पेट नहीं भरा था, तो वो वांग जी के डैड से कहता है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम लोग जब जेल जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा हम लोगों से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। तो जेल का नाम सुनते ही जो वांग जी के डैड है वो गिर जाते हैं वी चांग से के पैरों में और कहते हैं, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, इसे नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका वैसा वैसा कोई इरादा नहीं होगा, और बाकी जो भी हम गलती मानते हैं आप प्लीज़ जेल तक नहीं पहुँचाइए इस बात को। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपने जेल का कुछ किया तो हम तो पूरे ही बर्बाद हो जाएँगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं वी-चांग-से के पैरों में गिर के कि वो पुलिस तक ये बात ना ले जाएँ। इसे देख के वांग-जी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ये आज उसकी वज़ह से उसके पेरेंट्स को क्या-क्या करना पड़ रहा है। विंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसके चक्कर में, उसके एक विश के चक्कर में वांग-जी के पेरेंट्स को इतना ज़्यादा ज़लील होना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ देखते हैं वी चांग से देखता है वांग जी के डैड कितने ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं उनके सामने, तो ये देख के वी चांग से फिर कहता है, ठीक है उठो और अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके निकल जाओ मेरे घर से, वापस कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर ऐसा वैसा आइंदा से कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता लग जाएगा तुमने आखिर किससे पंगा लिया है। ये सुन के जो वांग जी है वो खड़ा करता है अपने डैड को और वो लोग बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं वांग जी, सॉरी वांग जी नहीं मतलब विंग के डैड से, और वहाँ से फिर चले जाते हैं। वांग जी को जाता हुआ विंग देख रहा था, वांग जी ने एक बार भी मुड़ के मतलब विंग को नहीं देखा होता, इसे देख के विंग को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है उनका। वांग जी के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, फिर यहाँ पे वी चांग से मुड़ते हैं विंग को देखते और कहते हैं कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी विंग, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा, इवन मेरी इज्जत तक डुबा दी। ये थोड़ी खड़ी-खोटी सुनाते हैं विंग को और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जियांग चन भी बहुत कुछ सुनाता है विंग को, वहाँ से चला जाता है। यहाँ विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है अपनी माँ से लिपट के, उसकी माँ मतलब कह रही होती है, ये क्यों किया विंग, क्या किया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने आखिर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने किया ये सब। विंग कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप रो रहा होता है, उसकी मॉम उसे शांत करा रही होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने किया, गलती की, हो जाती है गलती सबसे, लेकिन प्लीज़ अब आगे से ध्यान रखना। विंग को थोड़ा बहुत समझाने के बाद विंग की मॉम भी वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे विंग रोते-रोते बैठ जाता है और यही सब सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, आखिर कैसे हो गया? उसकी वज़ह से वांग जी के पेरेंट्स को कितना गंदा-गंदा सुनना पड़ा, उसके डैड ने कितना ज़्यादा ज़लील किया है उसे। वो बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है अपनी इस क्या कहते हैं, इस काम को करने के बाद। वो रोता ही रहता है, पूरी रात रोता है, वो सोता नहीं है बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वेंग की आंखें रो-रो कर पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी कि तभी उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है जहाँ से हल्की सी सूरज की रोशनी आ रही थी। इसे देख के विंग टाइम देखता है घड़ी में, वहाँ देखता है उसके स्कूल के जाने का टाइम हो गया है। तो वो उठता है, फटाफट से जाकर फ्रेश वगैरह होता है, फिर रेडी होता है स्कूल के लिए और आ जाता है नीचे। वो जा ही रहा होता है बाहर, तभी उसके डैड की नज़र पड़ जाती है विंग पे। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? इसे सुनकर विंग कहता है, स्कूल जा रहा हूँ, और कहीं जाऊँगा। ये सुनकर वी चांग से बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो। विंग कहता है, आप बोलना क्या चाहते हैं? तो ये सुनकर वी चांग से बोलते हैं कि तुम्हारा स्कूल बंद है आज से, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम घर पे रहोगे पूरे दिन।
ये सुनकर जो विंग है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या आप मेरी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। ये सुनकर वी चांग से बोलता है कि तुम्हारे हरकतों की वजह से क्या पता तुम वहाँ से भाग जाओ उसके साथ। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तुम मेरी इज्जत डुबा दोगे। वो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं विंग को, विंग चुपचाप सुन रहा होता है। एंड में जाके विंग कहता है कि आप सच में ऐसा कर रहे हो डैड। ये सुनकर जो वी चांग से वो बोलते हैं कि हाँ। ये सारी बातें मतलब विंग की मम सुन रही होती है। वो आती है वी चांग से के पास और कहती है ये बच्चा है अभी, इसकी उम्र ही क्या है, आप इसका स्कूल क्यों छुड़वा रहे, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सुनकर जो वी चांग से है वो कहते हैं विंग की मॉम से कि इसने ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा। इसे पता होना चाहिए कि मतलब मैं हूँ कैसा और क्या क्या कर सकता हूँ, इससे पहले इसने सोचा क्यों नहीं। वो खड़ी खोटी सुनाते हैं विंग की मॉम को भी और चले जाते हैं वहाँ से। इसे देख के जो विंग है वो बैग पटक देता है वहीं पे और चला जाता है ऊपर। विंग की मॉम कहती है विंग से ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो जाके फिर से रोने लग जाता है अपने रूम में। यहाँ पे फिर विंग को ध्यान आता है वांग जी का। वो खड़ा होता है और ढूंढने लग जाता है अपना फ़ोन, क्योंकि उसने कल रात से ही मतलब वांग जी से हालचाल भी नहीं पूछा, तो वो इतना बिजी हो गया था रोने में। वो पूरे रूम में मतलब अपना फ़ोन ढूंढता है, लेकिन उसे ना कहीं भी फ़ोन मिल नहीं रहा होता है। तभी उसके माइंड में आता है कि ज़रूर जियांगचन या फिर उसके डैड ने उसका फ़ोन ले लिया होगा। वो आता है अपनी मॉम के पास और कहता है मुझे फ़ोन चाहिए। ये सुन के जो उसकी मॉम है वो कहती है क्यों चाहिए तुम्हें भला फ़ोन। ये सुनकर जो विंग है वो कहता है मुझे कुछ काम है, प्लीज़ दे दीजिए। तो विंग की मॉम कहती है देखो मेरे पास नहीं है तुम्हारा फ़ोन और मैं तुम्हें अपना फ़ोन भी नहीं दे सकता। विंग कहता है प्लीज़ मॉम दे दीजिए। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है बेटा प्लीज़ अभी ज़िद मत करो और ब्रेकफास्ट कर लो। विंग बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है अपनी मॉम से फ़ोन के लिए, लेकिन उसकी मॉम फिर कहती है मैं तुम्हें दे दी थी, इतना ज़िद कर रहे हो तुम, लेकिन मेरा फ़ोन भी नहीं है मेरे पास। ये सुन के विंग कहता है आपका मतलब क्या है। तो उसकी मॉम मतलब उसे चेक वेक करवाती, कहती है देखो मेरा फ़ोन भी छीन गया है तुम्हारी वजह से। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा दुख तो होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो जाता है अपने रूम में और जाके रोते-रोते सो जाता है। फिर रात का टाइम दिखाया जाता है, डिनर का टाइम होता है, विंग आया नहीं होता है डिनर के लिए। तो उसके डैड जो है वो विंग की मॉम से कहते हैं कि जाओ उसे बुला लाओ खाने के लिए। तो ये सुनकर जो विंग की मॉम है वो कहती है आप चले जाइए, अगर आपको इतनी फ़िक्र है अपनी बेटी की तो। ये सुनकर वी चांग से कहते हैं तुम मुझसे ज़ुबान मत लड़ाओ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उसकी मॉम फिर कुछ नहीं कहती और चली जाती है विंग के रूम में उसे बुलाने के लिए। यहाँ पे फिर आती है विंग की मम और वो देखती है कि विंग सो रहा होता है, तो वो उठाती है विंग को और कहती है कि डिनर कर लो चल के। विंग कहता है कि मेरा मन नहीं है खाने का, मुझे सोना है। ये सुनकर विंग की मॉम कहती है कि तुम सुबह से सो रहे हो और कितना सोओगे, जल्दी उठ जाओ और खाना खा लो, नहीं खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। विंग कहता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये क्या कम है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हारे डैड भी गुस्सा हो रहे हैं, तो माओ जल्दी खाओ अगर तुम्हें कुछ भी नहीं सुनना है तो। विंग मजबूर होकर चला जाता है नीचे और थोड़ा बहुत खाता है और वापस आ जाता है। आकर ना वो रोने लग जाता है, क्योंकि मतलब उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे कल क्या हुआ नहीं हुआ, फिर भी उसकी फैमिली ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हो ही ना। सबसे ज़्यादा तो उसके डैड। विंग यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के रो रहा होता है, उसने अपने पूरे रूम में अंधेरा कर रखा होता है। तभी उसकी मॉम अंदर आती है और कहती है कि रोना बंद करो, कितना रोगे, तुम्हारे रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा विंग। तुमने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। अगर तुम चाहते हो सब कुछ सही हो जाए तो तुम प्लीज़ अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। विंग कुछ भी नहीं बोलता, उसकी मॉम है ना थोड़ा बहुत समझाती है उसे और फिर चली जाती है वहाँ से। यहाँ पर विंग वापस आता है अपने बेड पे और चुपचाप लेट जाता है। लेटते-लेटे वो यही सब सोच रहा था कि उसने क्या कर लिया, कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ और उसने अपने हाथ से ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हम वापस आते हैं प्रेज़ेंट में। मतलब ये जो अभी चल रही थी वो सब फ्लैशबैक थी, आपको तो पता ही होगा। तो वापस आते हैं प्रेज़ेंट में। यहाँ पर उस सीन को हुए पूरा 1 हफ़्ता हो जाता है और इस 1 हफ़्ते में मतलब विंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगा था, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया था उसे वांगी से बात करने को नहीं मिला था, इवन उसको फ़ोन भी नहीं मिला था। वो चुपचाप पूरे दिन अपने रूम में बैठा रहता, रोता रहता, कोसता रहता अपनी लाइफ़ को। उसका स्कूल भी छुड़वा दिया, उसने नीचे आना बंद ही कर दिया था। कभी-कभार ज़बरदस्ती उसकी मॉम ले आती थी उसे खाने-पीने के लिए। तो यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन रहने लगा था। एक तो वांग जी से बात नहीं हो रही उसकी, उसका अटैचमेंट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था वांग जी से। आपको तो पता ही है अटैचमेंट क्या होती है। एक दिन भी अगर उस इंसान से बात करने को नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ें ना विंग के साथ चल रही थी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बार शाम का टाइम था, विंग ना बैठा हुआ था अपने रूम में। वो बैठे-बैठे यही सब सोच रहा था कि आखिर वांग जी के साथ क्या चल रहा होगा, क्योंकि उस दिन के बाद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई वांग जी से, कोई खबर ही नहीं मिली उसे वांग जी की। तो वो ना यही सब सोच रहा था कि कहीं वांग जी ने उसे छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि जाते-जाते एक बार भी नहीं देखा था वांग जी ने मुड़ के विंग को। यही सब ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा था विंग। तभी उसके माइंड में कुछ आता है।
वो अपने रूम से बाहर निकलता है और जाता है सीधा अपनी मॉम के पास। उसकी मॉम अपने रूम में बैठी हुई थी। वो जाके अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे दीजिए। ये सुनकर जो उसकी मॉम है वो कहती है, क्यों, क्या करने वाले हो तुम अब? ये सुन के विंग कहता है, प्लीज़ मुझ पे शक मत कीजिए, मुझे शोयंग को अपने घर बुलाना है। ये सुन के जो उसकी मॉम है वो कहती है, तुम्हारे डैड अगर उनको पता चला कि तुमने शोयंग को घर बुलाया, तुम्हें तो पता है ना वो कितने शक्की इंसान है। तो ये सुनकर विंग कहता है, शुयंग मेरा फ्रेंड है और इन 1 हफ्तों में मॉम मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो गया। अगर आप नहीं चाहते कि मैं कुछ बुरा करूँ तो प्लीज़ शुयंग को बुला दीजिए घर पे। मैं उससे अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। तो ये सुनकर जो उसकी मॉम है वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि विंग ने साफ-साफ धमकी दे दी होती है। विंग की मॉम फिर कहती है कि तुम ऊपर जाओ, मैं शुयंग को कॉल करती हूँ, वो आ जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से बुला दीजिए उसे। तो उसकी मॉम ना फिर कॉल करती है शुयंग को। फिर दिखाते हैं सीन थोड़ी देर बाद का, यहाँ शुयंग और जो विंग है वो बैठे होते हैं विंग के रूम में। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है शुयंग के पास। शुयंग को उसने सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए वो रोने लग गया था बताते बताते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। शुयंग मतलब ये सब सुनता है, उसे कहता है, यार इतना सब कुछ हो गया, मुझे एक पता तक नहीं चला। मैं तुम्हारे घर भी आया हूँ इन 1 हफ्ते में, लेकिन तुम्हारे डैड कहते हैं कि तुम कहीं चले गए हो, मतलब तुम किसी रिलेटिव के घर रह रहे हो। मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन मैंने फिर कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, लेकिन तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। विंग कहता है कि हाँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैंने क्या कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस चीज़ का, हमेशा रहेगा। ये सुनकर जो शुइंग है कहता है, इसकी मतलब तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह बोल रहा होता है। तभी विंग कहता है कि बाय द वे तुम अपना फ़ोन लेकर आए हो क्या अपने पास? ये सुनकर शुइंग कहता है कि हाँ, लेकर आया हूँ, क्यों, क्या हो गया? तो विंग कहता है, मुझे दोगे, मुझे वांग वांग जी से बात करनी है। ये सुनकर शुइंग कहता है, तुम्हारी मॉम वो तुम्हारा साथ देंगी? विंग कहता है, तुम देखो ना, डोर पे जाके देखते रहना, मॉम आए तो मुझे इशारा कर देना। ये सुनकर शुइंग कहता है, बाय द वे इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता, तो ये लो। तो ये क्या कहना, वो दे देता है अपना फ़ोन। यहाँ पे विंग कॉल करता है वांग जी को और उधर वांग जी रिसीव करता है। यहाँ शुइंग ने मतलब गेट पे खड़ा हो गया था जाकर, उसकी मॉम को देख रहा था कि उसकी मॉम आएगी, वो विंग को फट से बता देगा। यहाँ पर फिर हम देखते हैं वांग जी रिसीव करता है कॉल को और कहता है कि कौन? वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं हूँ विंग। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी कहता है, विंग? क्या सच में? क्या तुम हो? वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, विंग कैसे कॉल कर रहा है? विंग फिर इधर से कहते कि हाँ, हाँ, मैं हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया अपने घर और उसके फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वांग जी समझ जाता है कि मतलब कैसे है, क्या सीन है। वांग जी विंग से कहते, क्या तुम ठीक हो विंग? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है घर पे? तुमने मतलब मुझे एक बार भी कॉन्टैक्ट नहीं किया जब से सीन हुआ है। तो ये सुनकर जो विंग है वो रोने लगता है कॉल पर, कहता है, वांग जी मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा स्कूल छुड़वा दिया, और मतलब बहुत कुछ जो उसके साथ हो रहा होता है, रोते-रोते सब बताता है। विंग को इस कंडीशन में देख के वांग जी को बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा होता है। वो विंग से कहता है कि विंग तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिलासा दे रहा होता है, भले वो खुद परेशान हो। यहाँ पे विंग कहता है, वांग जी कहीं तुमने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है ना? तो ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया विंग, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये सुनकर जो विंग है वो कहता है, लेकिन तुमने मुझे उस दिन एक बार भी मुड़ के नहीं देखा था। वांग जी कहता है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो गई थी, मैं मजबूर था। तो ये सुनकर विंग कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो रोते-रोते बोल रहा होता है सब कुछ। वांग जी भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूँगा। वो लोग इमोशनल होकर थोड़ी बहुत और बातें करते हैं, तभी फिर एंड में विंग कहता है, बाय द वे अब क्या करना है वांग जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊँगा, ये एक ज़रिया था शुयंग को बुलाने का, इसके बाद क्या करूँ मैं? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हारे डैड से एक बार मेरे बारे में बात करो ना विंग। विंग कहता है, वांग जी मेरे डैड मुझे सीधा घर से निकाल देंगे, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उनसे। ये सुनकर वांग जी जो है वो कहता है, विंग डरने से तो कुछ भी नहीं होने वाला ना, एक काम करो ना, तुम एक बार मना के देखो। तो ये सुनकर जो विंग है वो कहता है कि एक काम करते हैं ना कि तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या सच में मैं आ सकता हूँ अपने घर वालों को लेकर? विंग कहता है कि हाँ, शायद ये करना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही अपने डैड से बात करूँगा ना तो वो मुझे पता है पक्का मना करेंगे, उल्टा बहुत ज़्यादा जलील करेंगे मुझे, इसलिए ऐसा करो ना, तुम डायरेक्ट रिश्ता लेकर आ जाओ। उस दिन हम कुछ वैसे ही सिचुएशन में पकड़े गए थे, इसलिए उनको लगा हम कुछ गलत करने के इरादे से मिले हैं, लेकिन अगर तुम आओगे मेरे घर रिश्ता लेके तो हो सकता है थोड़ा मान जाए वो। तो सुनकर वांग जी कहता है कि हाँ, शायद हो सकता है, अगर मेरे डैड उन्हें अच्छे से समझाए वगैरह वगैरह तो शायद हो सकता है। तो ये सुनकर विंग कहता है, तो बताओ कब आ रहे हो फिर तुम घर पे? तो वांग जी कहता है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, वो क्या कहता है उसके बाद फिर देखते हैं।
विंग ये सुनकर कहता है कि प्लीज़ वांग जी, तुम्हें जो करना है तुम जल्द से जल्द करो, जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं ऐसे और नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। विंग की ये बातें सुनकर वांग जी कहता है कि तुम परेशान मत हो विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जल्दी बात करता हूँ अपने पेरेंट्स से। तो ये थोड़ा बहुत और बातें करते हैं, तभी शुयंग इशारा करता है विंग को कि उसकी मॉम आ रही है। तो यहाँ पे विंग कहता है वांग जी, मॉम आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो सही से बाय भी नहीं कर पाता और कॉल कट कर देता है। तो यहाँ पे ना वो फट से दे देता है शुयंग को फ़ोन और शुयंग ना फ़ोन छिपा लेता है। तो यहाँ विंग की मॉम अंदर नहीं आती, वो डोर पे ही नॉक करके कहती है कि विंग, तुम्हारे डैड आने वाले, शुयंग को बोलो जल्दी घर जाए। विंग फिर अपनी मॉम से कहता है ठीक है, मैं भेजता हूँ, आप जाइए। उसकी मॉम ये कहकर चली जाती है। यहाँ शुयंग से बाय बाय करता है विंग और उसे ना गेट पे छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पे फिर तभी विंग के माइंड में कुछ आता है और वो शुयंग से कहता है, शुयंग क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो एक दिन के लिए? ये सुन के जो शुयंग है वो कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो जो विंग है वो कहता है कि बस आज रात के लिए मुझे फ़ोन दे दो, बहुत दिन हो गए वांगी से बात किए हुए और हम सही से बात भी नहीं कर पाए, मैं तुम्हें पक्का कल दे दूंगा। तो ये जो सुन के कहता है शुयंग, लेकिन इसमें रिस्क है विंग, अगर तुम्हारे घर वालों ने पकड़ लिया। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है नहीं होगा कुछ भी, बस आज रात के लिए तो मांग रहा हूँ। तुम कल ना स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी तुम आना कुछ फ्रेंड्स के साथ, बहाना ये करके कि मैं स्कूल क्यों नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं फिर उसी टाइम तुम्हें दे दूंगा फ़ोन। शुयंग कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना विंग, तुम पकड़े मत जाना प्लीज़, वरना अभी जो ठीक हुआ है ना वो भी और बिगड़ जाएगा। विंग कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी फिक्र करो और बाकी अब जाओ यहाँ से। तो ये सुनकर शुयंग कहता है कितना रूडली बोल रहे हो, बस मतलब काम हो गया तो भगा रहे हो। विंग कहता है माफ़ करना। तो शुयंग कहता है चलो कोई बात नहीं। वो दोनों फिर बाय करते एक दूसरे को और चले जाते हैं। यहाँ शुयंग ने दे दिया होता है विंग को फ़ोन चुपके से और विंग ने छुपा लिया होता है, उसकी मॉम ने मतलब नहीं देखा होता है, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ी देर बाद में रात हो जाती है, विंग डिनर वगैरह करके चला जाता है अपने रूम में और रूम को लॉक कर लेता है, देखता है कहीं से आने वाला तो है नहीं। तो बढ़िया से रूम को लॉक करने के बाद ना वो घुस जाता है बेड के अंदर, ब्लैंकेट में घुस जाता है और विवांग जी को कॉल करता है। वांग जी रिसीव करता है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं है कौन है नहीं है। विंग कहता है कि मैं हूँ। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी कहता है विंग तुम इस टाइम? ये सुनकर विंग कहता है कि हाँ मैं हूँ, वो ना मैंने शुयंग से फ़ोन लिया है बस आज रात के लिए बात करने के लिए, बाकी कल सुबह वो आएगा मेरे घर तो मैं दे दूंगा वापस उसे। वांग जी समझ जाता है क्या सीन है और उसके बाद ना वो दोनों पूरी रात बात करते हैं। विंग सोया नहीं होता है क्योंकि आज ही उसके पास लास्ट चांस था वांग जी से खुल के बात करने का। तो वो पूरी रात ही मतलब बात करता है, बिल्कुल भी नहीं सोता। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ छुट्टी का टाइम स्कूल के मतलब आता है शुयंग कुछ फ्रेंड्स वगैरह को लेकर और फिर विंग मिलता है उनसे और इसी चीज़ में ना वो शुयंग को वापस कर देता है उसका फ़ोन और उसे थैंक यू वगैरह कहता है। यहाँ से सीन सीधा कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो दिन जहाँ आज वांग जी लेके आया हुआ था अपने पेरेंट्स को। यहाँ एक रूम में वी शांग से और वांग जी के पेरेंट्स आमने सामने बैठे हुए थे। विंग भी, सॉरी मतलब विंग की मॉम भी मौजूद थी और विंग नहीं था, लेकिन विंग को पता चल चुका था कि वांग जी आया हुआ है। वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है स्टेयर्स पे खड़ा होके। थोड़ा-सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ पे। जो वांग जी है वो अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हुआ होता है अपने घर पे। वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है कि वो प्लीज़ विंग के घर जाए उसका रिश्ता लेकर। ये सुन के उसके डैड उसे मतलब बहुत ज़्यादा समझा रहे होते हैं कि बेटा तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, वो लोग बहुत अमीर है और हम कहाँ हैं, मतलब वो अलग और हम अलग है, तुम्हारी शादी उससे कभी भी नहीं हो सकती। तुम उसके साथ रहने का मतलब जो सपना है उसे छोड़ दो। ये सुनकर वांग जी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार प्लीज़ जाके ट्राई कीजिए, क्या पता वो मान जाए, आप बात करेंगे अच्छे से, बताएँगी मेरी फीलिंग्स के बारे में, तो हो सकता है मान जाए। उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुमने देखा नहीं उस दिन उन्होंने कितना ज़लील किया था हमें और तुम्हें लगता है कि हमारे इस बार जाने से वो मान जाएँगे? उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा था कि अब दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो ये सुनकर जो वांग जी है वो कुछ भी नहीं सुन रहा होता, वो कहता है प्लीज़ एक बार मेरी खुशी के लिए बस चले जाइए वहाँ पे। वांग जी को इतना ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए जब उसके पेरेंट्स देखते हैं तो वो रोक नहीं पाते खुद को, क्योंकि वांग जी उनका इकलौता बेटा है और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ी बहुत बात होती है और वो लोग मान जाते हैं विंग के घर जाने के लिए। इसे देख के वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लगने लग गया था कि जो चीज़ मतलब बिगड़ी पड़ी थी अब वो दोबारा सही हो जाएगी, लेकिन ये बस उसका एक वो था मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफ़हमी, जो भी बोलो, ठीक है? तो क्या कहते हैं, वापस आते हैं, फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेज़ेंट में आता है। वी चांग से यहाँ वांग जी के पेरेंट्स से थोड़ा रूडली बिहेव करता है और उनसे बोलता है कि तुम क्यों आए हो दोबारा अपनी शक्ल लेके मेरे घर पे। तो ये सुनकर जो वांग जी के डैड है वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके ओमेगा सन के लिए। तो ये सुनकर जो वी चांग से का मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, वो खड़ा होता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे कहा नहीं था कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम फिर आ गए मुँह उठाकर। तो ये सुनकर जो वांग जी के डैड है वो कहते हैं प्लीज़ हम आराम से बात कर रहे हैं, आप भी आराम से बात कीजिए। मैं ऐसा है, मैं अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ और आपका बेटा भी मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, तो आप प्लीज़ इस रिश्ते को मतलब हाँ कर दीजिए।
तो इसे सुन के तो मतलब वी चांग-से का मानो जो दिमाग है ना वो बिल्कुल निकल जाता है उनके दिमाग से, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ज़्यादा हट के बोल रहे होते हैं, वांग जी को बुरा भी लग रहा होता है, विंग भी ये सब सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसके डैड कितने ज़्यादा हार्टलेस है। वांग जी के पेरेंट्स इतने प्यार से बोल रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसके डैड कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वांग जी के डैड है वो कहते हैं कि आप प्लीज़, हम अभी नहीं कह रहे हैं शादी के लिए, आप बस उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे चल के शादी करा देंगे। तो ये सुन के वी चांग से कहते हैं कि तुम्हें क्या एक बार में समझ नहीं आ रही? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बेटे से अपने बेटे की शादी करवाऊँ, तुम्हारे बेटे के पास है ही क्या? और तुम लोग किस मुँह से आए हो मेरे पास अपने रिश्ता लेकर? तो ये सुन के जो उसके डैड है वो कहते हैं कि मेरे बेटे के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो ये छोटा है, मतलब काम वाम करेगा, सब कुछ धीरे-धीरे ही तो होता है। बहुत ज़्यादा समझा रहे होते लेकिन एक जो वी चांग से है ना वो ज़िद पकड़ के बैठ गए थे कि नहीं करानी तो नहीं करानी, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मर लो या कुछ भी कर लो। तो ये सब ना सुन के वॉन्ग जी को मतलब बुरा लग रहा होता है कि कैसे उसके पेरेंट्स को ज़लील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वी चांग से बहुत ज़्यादा घटिया-घटिया बोल रहे होते हैं उस दिन की तरह कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब वैसे हो, तुम मेरे बेटे को खुश नहीं रख पाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस एक गरीब लोग हो, वगैरह-वगैरह, ठीक है? वी चांग को इतना ज़्यादा बोलता हुआ देखना वांग जी के डैड को मतलब अब गुस्सा आ जाता है, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या तमीज़ है आपकी बात करने की, हम लोग गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंसान ही नहीं है या हमें जीने का हक ही नहीं है। वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो सुना रहे होते हैं वी चांग से को ये सुन के मतलब और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कैसे सुना रहा है मुझे, मुझसे छोटा होकर ही मुझे ऐसे सुना रहा है। ये सुन के ना वो मतलब बहस होने लगती है दोनों के बीच। इसे देख के वांग जी को समझ आ जाता है कि बात बिगड़ गई है, अब ये सही नहीं होने वाली। वो अपने डैड को शांत करवाता है। विंग की मॉम भी वी चांग-से को शांत करा रही होती है और यहाँ वांग जी की मॉम भी मतलब चाह रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, शांति से हो जो भी हो। विंग ये सब देख के मतलब थोड़ा डर जाता है, कहीं मारपीट ना हो जाए, इतनी ज़्यादा बहस होने लगती है। और हो भी क्यों ना, वी चांग-से ने इतना गंदा-गंदा बोल रखा हो तो वांग जी के पेरेंट्स कितना सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब बहसबाजी हो रही होती है, यहाँ वी चांग से गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। ये सुनकर वांग जी के डैड भी गुस्सा होते हुए कहते हैं करो कॉल पुलिस को, मैं भी देखता हूँ क्या करती है पुलिस आकर, मैं भी केस कर दूंगा तुम पे कि तुम कैसे बदतमीजी कर रहे हो मुझसे। वी चांग से फिर कहते हैं करूँ क्या, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वांग जी के डैड कुछ और बोलते कि तभी वांग जी कहता है डैड चलिए यहाँ से, मैं और ज़्यादा नहीं देख सकता ये सब। तो मतलब उसके डैड भी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं भूलूंगा नहीं अपनी इस बेइज्जती को। वी चांग से कहते हैं कि जाओ ना। तो मतलब चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। विंग इन सबको जब देखता है ना वो रोने लग जाता है कि मतलब उसने सोचा था सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन यहाँ तो उल्टा बिगड़ ही गया। और इस बार वांग जी के डैड भी गुस्सा हो गए तो शायद ही अब कुछ हो पाए। तो यहाँ पे विंग ना रोते-रोते चला जाता है अपने रूम में और यहाँ पे वी चांग से भी थोड़ा बहुत शांत होके चले जाता है वहाँ से। यहाँ विंग की मॉम आती है विंग की रूम में, वो देखती है विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। विंग की मॉम आती है विंग के पास और कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया? तो ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता तो उसकी मॉम बैठ जाती है उसके साथ ही और उसे हग कर लेती है और कहती है कि तुमने देखा ना नीचे क्या हुआ, तुम्हारे डैड कितना ज़्यादा गुस्सा थे और वो मतलब और ज़्यादा खिलाफ हो गए अब तुम दोनों के रिश्ते से। तो ये सुनकर जो विंग है वो कहता है मॉम मॉम क्या मैं इतना बुरा हूँ, वांग जी क्या इतना बुरा है? वो नहीं है, वो बहुत अच्छा है। डैड मान क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या गलती हो गई है? क्या वो मेरी खुशी नहीं देखना चाहते? विंग बहुत कुछ बोल रहा होता है रोते रोते। इसे सुन के मतलब उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो अपनी बेटी को दिलासा ही दे रही होती है। विंग बहुत ज़्यादा रो ही जा रहा था तो उसकी मॉम कहती है कि रोना बंद करो, रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम्हें अब वेट करना पड़ेगा। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है क्या वेट करूँ, डैड बिल्कुल भी मानने से नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है आगे मान जाएंगे वो? तो ये सुन के जो विंग की मॉम है वो कहते हैं वो तो आगे वक्त ही बताएगा, बाकी कुछ भी हो जाए। अब तुम प्रॉमिस करो तुम कुछ भी नहीं करोगे विंग, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ और तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ हूँ। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम अभी के लिए शांत हो जाओ। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है कि अब कहना क्या चाहती है? तो ये सुन के जो विंग की मॉम है वो कहती है कि तुमने ही बुलाया था नाजवांग जी को यहाँ पे। ये सुनकर जो विंग है वो कहता है आपको आपको कैसे पता मॉम? उसकी मॉम ये सुनकर कहती है कि बेटा भूलो मत मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमने शुयंग को क्यों बुलाया था उस दिन, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? विंग अपनी मॉम की बातें सुनकर कहता है तो फिर आपने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? तो ये सुनकर जो विंग की मॉम है वो कहती है कि बेटा मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही थी, तुमने मतलब खाना खाना भी कम कर दिया, देखो कितने ज़्यादा पतले हो गए हो तुम, अपनी हालत देखो ज़रा, मुझे तरस आ रहा था तुम पे इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा तुमसे कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं बस तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए तो बेटा प्लीज़ अब वेट कर लो कुछ साल, तुम्हारी अभी एज ही क्या है, थोड़ी एज हो जाएगी तुम्हारी तो हो सकता है तुम्हारे डैड भी मान जाए और मैं कोशिश करूँगी उनको मनाने की। ये सुनकर जो विंग है वो कहता है लेकिन डैड नहीं माने तो? मैं वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मम्मा, आप प्लीज़ मेरी फीलिंग समझिए। विंग की मॉम कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ तुम अभी किस कंडीशन में हो, लेकिन
अभी कुछ भी नहीं होगा विंग, प्लीज़ थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी प्लीज़ अपने पे ध्यान दो। तो ये सुनकर जो विंग है वो कहता है, अब क्या चाहती है मुझसे, मैं क्या करूँ जो सब कुछ ठीक हो जाए? तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि मतलब अभी थोड़ा साल बीतने दो, तुम्हारी एज हो जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद मतलब वो खुद बात करेंगे तुम्हारे डैड से, तब तक वांगजी भी शायद थोड़ा काबिल हो जाए और उसके डैड मान जाए। वो बहुत ज़्यादा समझाती है विंग को, 1-2 घंटा लग जाता है मतलब बोलते-बोलते। तो अपनी मॉम की इतनी सारी बातें सुन के जो है विंग को थोड़ा मतलब असर पड़ता है उसके ऊपर, और वो कहता है कि अगर आप कहती है ऐसा तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इन सब के बदले मुझे वांगजी चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि जो होगा अच्छा होगा, सब्र का फल मीठा होता है, तुम अभी बस शांत रहो। विंग फिर अपनी मॉम को हग कर लेता है और कहता है बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगा था आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगी मुझे। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरे ही बच्चे हो, और हर माँ को मतलब अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, तो मैं बस ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। विंग अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं ये सारी बातें वांगी से एक बार शेयर कर सकता हूँ? तो उसकी जो मॉम है वो कहता है क्या बोलोगे तुम उसे? तो विंग कहता है मैं कुछ नहीं, मैं बस उसे बोलूँगा कि वेट करे वो मेरा 2-3 साल, उसके बाद फिर शायद हम एक हो जाएँ। वो जो कह रहा होता है कि मतलब वही चीज़ें जो उसकी मॉम ने उसे बताई, वही चीज़ें वांगजी को बताना चाहता था। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारा फ़ोन तो नहीं दे सकती वापस, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ले लो, मैं तुमसे ना 2-3 घंटे बाद आके ले लूँगी। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो फ़ोन ले लेता है अपनी मॉम का और कहता है बहुत ज़्यादा थैंक्स आपका। उसकी मॉम कहती है कि थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। और वो ये कह के ना चली जाती है। यहाँ विंग फिर वांगजी को कॉल करता है, वांगजी रिसीव करता है और थोड़ा नाराज़ भी होता है विंग से, क्योंकि विंग ने उससे कहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, उल्टा बात बिगड़ गई। विंग फिर वांगजी से सॉरी वगैरह करता है उसके डैड के बिहेवियर की वजह से। वांगजी भी फिर मतलब ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो फिर कहता है विंग वांगजी से कि हम ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा, उसके बाद शायद डैड मान जाए। वो ना अपनी सारी बातें बताता है वांगजी को, जो उसकी मॉम ने उससे कही होती है, और मॉम का सपोर्ट देख के वांगजी भी मतलब थोड़ा खुश हो जाता है। उसे भी थोड़ी बहुत होप नज़र आने लगती है कि हाँ, उसकी मॉम ने भी सही कहा है, अभी जल्दबाजी कर रहे हैं ये लोग। वांगजी फिर विंग से कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? विंग फिर उसे कहता है कि बस ज़्यादा नहीं, 2-3 साल रुके वो। तो ये सुनकर जो वांगजी है वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बीच मुझसे बातें भी करते रहना, मैं ऐसे नहीं रह सकता तुम्हारे बिना 3 साल बिन बातें किए। ये सुन के विंग है वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, इतने साल कौन रहता है बिन बातें किए? वो मैं बस अभी कह रहा था कि अभी हाल फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेरे घर में ना माहौल अभी ठीक नहीं है, तो कुछ महीने बाद ना शायद मैं मॉम का फ़ोन लेकर ना तुम्हें मैसेज वगैरह कर दिया करूँगा जब भी मुझे मौका मिले। तो ये सुन के वांग जी कहते हैं ठीक है, तो मैं रेडी हूँ। वो लोग थोड़ा बहुत और बात करते हैं, तभी ना उसकी मॉम की आवाज़ आ जाती है। विंग फिर वांग जी से कहता है क्या कि देखो अब ना मेरी मॉम आ गई है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करता हूँ जब मौका मिलेगा। विंग यहाँ पे जा रहा होता है कि तभी वांगजी उसे कहता है यार मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी तुम्हारी, मैं कैसे रहूँगा? ये सुन के विंग कहता है कि सेम मेरी भी यही हालत है, लेकिन खैर अभी मुझे जाना होगा, मॉम आ गई है। तो यहाँ वांगजी फिर बाय वगैरह करता है विंग को, विंग भी करता है, और ना विंग जाके अपनी मॉम को फ़ोन देता है, उन्हें हक कर लेता है और कहता है थैंक यू मॉम, आप मुझे इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रही हैं। उसकी मॉम भी कहती है कि कोई बात नहीं, आप प्लीज़ तुम आगे से ध्यान रखना, कुछ भी ना हो। तो ये सुन के विंग कहता है लेकिन मॉम मैं इतने साल रहूँगा कैसे, मेरी पढ़ाई वगैरह? ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम ना अभी कुछ महीने बस ठीक रहो, तुम्हारे डैड देखेंगे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो शायद खुद मान जाए, या फिर मैं ही बात करूँगी उनसे। ये सुनकर विंग कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो, इसलिए प्लीज़ आप एक बार बात कीजिएगा मेरी पढ़ाई के बारे में। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, और अभी ना तुम जाके सो जाओ, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे डैड ने देख लिया इस टाइम मुझे ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा शक करेंगे। विंग फिर अपनी मॉम को गुड नाइट वगैरह करता है और जाके ना सो जाता है। उसे बड़ी चैन की नींद आती है, क्योंकि आज उसने वांगजी से बात भी कर ली होती है, और उसका मतलब अब माइंड फ्रेश, ओ सॉरी फ्रेश नहीं मतलब क्लियर वगैरह हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। विंग उठता है सुबह, फिर जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, आता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर वापस आ जाता है अपने रूम में, और फिर लंच का टाइम होता है, वो नीचे जाता है, लंच करता है सबके साथ, और फिर वापस आ जाता है अपने रूम में। और उसके बाद फिर डिनर का टाइम होता है, वो डिनर भी करने जाता है और फिर वापस आ जाता है रूम में। विंग के साथ ऐसे ही चल रहा था, कुछ भी करने को नहीं होता था उसके पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंग पूरे दिन बैठा ही रहता था, कुछ भी नहीं करता था, ऐसा है वो पहले से ही मतलब राइटर बनना चाहता था, तो उसके माइंड में स्टोरीज़ वगैरह रहती थी। तो वो उसे फ़ोन पे तो नहीं, क्योंकि फ़ोन है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो उसे ना नोटबुक में लिख लेता था कि आगे चल के काम आएगी या वगैरह-वगैरह, ऐसे ही चल रहा था उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे ही करते-करते ना 2 महीना बीत चुका था। एक दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे रात का डिनर चल रहा था सबका, विंग की फैमिली बैठ के डिनर कर रही थी। तभी यहाँ पे वी चांग से विंग को देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो आजकल?
विंग कहता है कुछ भी नहीं, बस अपने रूम में पड़ा रहता हूँ। ये सुन के वी चांग से कहता है कि तुम कल से स्कूल जा सकते हो। ये सुनकर विंग देखता है अपनी मॉम की तरफ और उसकी मॉम मतलब थोड़ा इशारा करती है कि हाँ मतलब उन्होंने बात कर ली है। तो विंग कहता है कि सच में जा सकता हूँ मैं। विंग के डैड कहते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। विंग बोलता है कैसी शर्त। वी चांग से कहते हैं कि तुम्हें डेली जियांगचिंग छोड़ने भी जाएगा और लेने भी आएगा। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है कि मुझे मंजूर है। लेकिन लेकिन सुन के विंग के डैड कहता है कि क्या लेकिन। तो जो विंग है वो कहता है मैं इतने महीने स्कूल नहीं गया हूँ, मैं स्कूल वालों को क्या जवाब दूंगा। तो ये सुन के वी चांग से कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया, तुम कल से बस सीधे स्कूल जा सकते हो और प्लीज़ थोड़ा तमीज़ में रहना। विंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसके डैड ने बोला है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसे स्कूल जाने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो फिर ना डिनर करता है और आके ना अपने रूम में चुपचाप सो जाता है। तो ये सीन यहीं पे कट करके हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है 3 साल बाद का। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो अब पूरा 21 साल का हो चुका होता है। उसकी जो पढ़ाई वगैरह थी वो सब उसने कंप्लीट कर ली थी, यानी 18 के एज में उसका स्कूल कंप्लीट हो गया था। बाकी बात रही उसके कॉलेज वगैरह की, तो उसने भी मतलब कर ही ली थी कंप्लीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात की जाए वांगजी और विंग की बात का, तो ऐसा है 3 सालों में ना जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था विंग का, तब उसका फ़ोन उसे वापस मिल गया था। तो ऐसे वांगजी और विंग की बात कंटिन्यू हो गई थी और बाकी बीच में जब उसके पास नहीं था फ़ोन, तो अपनी मॉम के फ़ोन से कभी कभार छुप के बात कर लिया करता था वांगजी से। फिर यहाँ पे हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, जो विंग है वांगजी से कॉल पे बात कर रहा होता है अपने रूम में बैठ के। वांगजी विंग से कहता है विंग अब पूरे 3 साल हो चुके हैं, क्या तुमने कुछ सोचा नहीं। ये सुन के जो विंग है वो कहता है हाँ मैंने मतलब मैं सोच ही रहा हूँ कि 3 साल भी हो गए, मेरी पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट हो गई, मुझे डैड से बात करनी चाहिए। वांगजी फिर कहता है कि तुम जल्दी उनसे बात करो, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, तुमने जो टाइम मुझे दिया था मैंने वो पूरा किया है। ये सुन के विंग कहता है कि ठीक है मैं जल्दी अपनी मॉम और डैड से बात करूंगा तुम्हारे बारे में। वो लोग फिर थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और फिर सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रात के डिनर का सीन। यहाँ विंग डिनर करके आ गया था ऊपर कि तभी ना उसके डैड बुलाते हैं उसे नीचे। विंग जाता है और कहता है आपने मुझे बुलाया इस टाइम। वी चांग से बोलता है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुमसे अकेले में बैठ के बात कर सकूँ, और अभी मौका है तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे बात कर लूँ। ये सुन के विंग कहता है आपको किस बारे में बात करनी है डैड। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं बहुत सारे। ये सुन के जो विंग है कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। वी चांग से फिर कहता है कि तुमने अपनी पढ़ाई वगैरह भी अब कंप्लीट कर ली है, तो वक्त आ गया है कि अब तुम सेटल हो जाओ। विंग सुन रहा होता है, उसके डैड फिर ना विंग के सामने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के रखते हैं, कुछ फाइल्स होती है वो निकाल के रखते हैं और कहते हैं कि ये कुछ अच्छे परिवार के अल्फाज हैं जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किए हैं, इनमें से तुम देख लो, तुम्हें जो पसंद है तुम मुझे बताओ, उसके बारे में फिर हम तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे। ये सुन के जो विंग है वो फ़ोटोज़ देखता भी नहीं है और कहता है कि मुझे कोई और पसंद है। ये सुन के वी चांग से बोलते हैं कि कौन पसंद है तुम्हें, बताओ उसके बारे में, फिर मैं देखता हूँ। ये सुन के विंग ना अपनी मॉम की तरफ देखता है, उसकी मॉम भी वहाँ बैठी हुई थी, जियांगचेन नहीं था बस। इसकी मॉम को देखने के बाद विंग फिर कहता है लान वांगजी। और लान वांगजी का नाम सुनते ही मानो वी चांगसे का जो मूड था वो सारा का सारा बिगड़ गया था। वो कहता है कि तुम लान वांगजी, उस लान वांगजी की बात कर रहे हो क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ आज भी। ये सुन के वी चांगसे का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो फेंक देते हैं अपनी टेबल से हाथ मार के और कहते हैं कि तुम्हें क्या अब तक समझ नहीं आया, ये सब क्या तुम मेरे सामने नाटक कर रहे थे, तुम्हारा अब भी उसके साथ कनेक्शन है। विंग कहता है कि हाँ मेरा उसके साथ अब भी कनेक्शन है। वी चांगसे को ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे विंग, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं क्या अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, और अब तो मैं बच्चा भी नहीं रहा जो चुप रहूँगा, मेरा राइट है, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है, मैं जिससे भी शादी करूँ मुझे खुश रहने से मतलब है। तो ये सुन के जो वी चांग से बोलते हैं कि उसके पास है ही क्या, तुम ये देखो इतने सारे लड़के मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इनमें से किसी से शादी कर लो, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। विंग कहता है कि मुझे नहीं करनी, मुझे सिर्फ लान वांगजी चाहिए और इस बार मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे लान वांगजी से ही शादी करनी है वरना मैं नहीं करूँगा चाहे आप लोग कुछ भी कर लो। ये सुन के ना वी चांग से बोल रहे होते हैं कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी किसी भी हाल में उससे बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, चाहे इसमें इसके लिए तुम्हें पूरी ज़िंदगी घर में क्यों ना बिठाना पड़े। ये सुनने के बाद विंग जो है उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि उसके डैड मतलब एक पूरी ज़िद ही पकड़ के बैठ गए कि लान वांगजी से शादी नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। विंग चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं उसी से करूँगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। ये सुन के ना वी चांग से भी मतलब चिल्ला रहे होते हैं उस पर कि तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी तो नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी करो। उन दोनों की बहसबाजी मतलब यहाँ पे विंग की मॉम देख रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। तो इसे देख के ना वी चांग से फिर कहता है विंग की मॉम से कि तुम इसे समझाओ वरना मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के जो विंग की मॉम है वो खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि आप दोनों बाप बेटे का मैटर है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो ये सुन के वी चांग से को और गुस्सा आता है कि एक तो बेटा ऊपर से उसकी वाइफ भी मतलब उसका साथ नहीं दे रही है।
विंग और वी चांग से में मतलब बहुत ज़्यादा बहसबाजी चल रही है, तो बहुत देर तक बहसबाजी चल रही, दोनों ने ज़िद पकड़ के बैठ गए थे। एक बोल रहा था वो करेगा शादी लान वांग जी से, दूसरा कह रहा था कि वो बिल्कुल नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही सब चल रहा होता है, काफ़ी टाइम थोड़ा हो जाता है, मतलब 1-2 घंटे हो जाते हैं बहस करते-करते, लेकिन किसी ने भी मतलब एक-दूसरे की बात मानी नहीं होती। तो इसे देख के जो वी चांग से वो बहुत ज़्यादा चिल्ला कर वहाँ से चले जाते हैं विंग पे। विंग भी फिर रोता हुआ चला जाता है अपने रूम में कि मतलब अब तो उसकी एज भी हो गई है, फिर भी उसके डैड ऐसे कर रहे हैं, आखिर क्या बात है? वो बिल्कुल भी मतलब राज़ी नहीं हो रहे वांग जी से शादी करवाने के लिए। अब तो ख़ैर वांग जी के पास एक जॉब भी है, वो एक ऑफ़िस में काम करता है। तो फिर यहाँ पे ना थोड़ी देर बाद आती है विंग की मॉम विंग के रूम में, और वो देखती है कि विंग मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि इतना सब्र करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला है। वो यही सब ना रोते-रोते बोल रहा होता है कि मैंने इतना वेट किया, इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, इतना मतलब वो किया, फिर भी इन सब के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला जो मैं चाहता था। विंग की मॉम विंग को रोता हुआ देख के आती है उसके पास और कहती है कि रोना बंद करो विंग। विंग फिर कहता है अब मैं क्या करूँ मॉम, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने इतना सब कुछ सहा, इतना वेट किया, वांगी से भी वेट करवाया, लेकिन इन सब के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, तो अब मैं क्या करूँ? रोने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वांग जी को क्या बोलूँगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके डैड नहीं मान रहे हैं। विंग की मॉम फिर विंग से कहती है कि हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम इस टाइम क्या फ़ील कर रहे होगे। ये सुन के विंग थोड़ा गुस्से में, तो वो चिल्ला देता है अपनी मॉम पे कि आप कुछ भी नहीं समझ रही, आपने इतना सब कुछ कहा मुझे रुकने के लिए वगैरह-वगैरह, फिर भी वो सब करने के बाद भी मुझे नहीं मिला है। मॉम मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊँगा ऐसे तो। तो विंग ना ये सब शिकायतें कर ही रहा होता है कि मतलब वांग जी के पास अब क्या नहीं है, वो ऑफ़िस में काम करता है, अच्छी-खासी सैलरी है उसकी, वो आराम से सेटल हो सकता है वांग जी के साथ भी, फिर भी उसके डैड क्यों नहीं शादी करवा रहे उसके। ये सुनकर विंग की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड वांग जी से शादी तुम्हारी इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम लोग वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अगर तुम्हारी शादी वांग जी से हो जाती है तो तुम्हारे डैड की क्या इज्जत रहेगी? वो लोग क्या सोचेंगे समाज वाले कि इतने रिच होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली से करवाई है। तो ये सब ना सुन के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ये कैसी इज्जत है, कैसी बकवास इज्जत है जिसमें उसके बेटी की खुशी ही नहीं होगी। विंग गुस्से में बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहा होता है अपनी मॉम से कि तभी उसकी मॉम कहती है कि भाग जाओ विंग। ये सुन के जो विंग है वो रुकता है और कहता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ मॉम, आपने क्या बोला अभी? तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं कह रही हूँ तुम भाग जाओ वांग जी के साथ। विंग हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है उसकी मॉम, क्योंकि अगर शादी हो जाती इज़्ज़त से तो उसमें थोड़ा बहुत रहेगा भी, लेकिन अगर वो भाग जाएगा तो ऐसे तो बिल्कुल ही नाक कट जाएगी उसके फैमिली वालों की। तो विंग ना यही सब सोच रहा था कि इतनी बड़ी बात आखिर उसकी मॉम ने कैसे कह दी। विंग के ऐसे हाव-भाव देख के ना विंग की मॉम समझ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें जो मैंने बोला है तुम वो करो, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है विंग, अगर तुम्हें वांग जी चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग कहता है कि मॉम आप मज़ाक कर रही है ना, मैं इस टाइम मज़ाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विंग को मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या बोला है उसकी मॉम ने ये। तो विंग की मॉम विंग से कहती है कि बेटा मैं मज़ाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, अगर तुम्हें वांग जी चाहिए तो तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा और मैं साथ हूँ तुम्हारे इसमें। विंग अपनी मॉम की ये बातें सुनकर कहता है लेकिन आपका क्या होगा? अगर डैड को पता चला कि आप मेरा साथ दे रही है इन सब चीज़ों में तो वो तो आपको मार ही देंगे। विंग की ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो विंग, जो होगा मैं सँभाल लूँगी, तुम्हारे डैड इतने भी मतलब बुरे नहीं है कि वो मुझे जान से मार दें। बाकी जो होगा देखा जाएगा, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी, यहाँ पे तुम बस जाओ और वांग जी के साथ खुश रहो। विंग को बहुत बुरा लग रहा होता है अपनी मॉम की ऐसी-ऐसी बातें सुन के, वो कहता है कि मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं वांग जी के साथ भी रहूँगा, लेकिन मैं कुछ भी करके डैड को मना लूँगा, लेकिन मैं आपको इस हाल में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा मॉम। तो विंग की ये बातें सुनकर ना विंग की मॉम थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि उसके बेटे को मतलब अब भी उसकी मॉम की परवाह है और होगी भी क्यों नहीं। ख़ैर वो इन चीज़ों को देख कर कहती है कि तुम मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो विंग, वो समझा रही होती है विंग को कि ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ, एक माँ को अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होती है। विंग की मॉम कहती है कि मैं अगर तुम्हारे खुशी के लिए मुझे अपनी इज़्ज़त भी सैक्रिफ़ाइस करनी पड़े तो मैं वो भी करूँगी। तो ये सुनकर वेंग कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, हम डैड को मना लेंगे ना कैसे भी करके, वो आज नहीं मान रहे कभी तो मानेंगे ना। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड अब मानने वाले हैं नहीं वेंग, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड का ईगो बहुत ज़्यादा हाई है और इस टाइम उनके सर पे बस इज़्ज़त का वो सवार है, इसलिए तुम इस चीज़ की होप में बिल्कुल भी मत रहो कि वो तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे, वो भी वांग जी से। इसलिए मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तुम बस वो करो, इसके बाद तुम्हें वांग जी मिल जाएगा। तो ये सुन के जो विंग है वो कहता है अब सच में ऐसा करने को बोल रही है मॉम, उसकी मॉम उसे और भी ज़्यादा बहुत समझाने लगती है कि कैसे क्या करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। उनकी बात मतलब थोड़ी ख़त्म हो जाती है तो विंग कहता है कि मॉम क्या मुझे आज ही निकलना होगा या थोड़ी दिन बाद? उसकी मॉम कहती है कि आज ही निकल जाओ, आज ही मौका अच्छा है और मैं थोड़ा वांग जी से बात करना चाहती हूँ। तो ये सुन के विंग वांग जी को कॉल करता है, यहाँ पे उसकी मॉम बात करती है कि कैसे कैसे क्या हुआ है और अब वो क्या करना होगा उन्हें।
ये सुनकर वांग जी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि मतलब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब भागने तक की नौबत आ गई है। वो विंग की मॉम से श्योर कर रहा होता है कि ये कदम क्या सच में उठाना चाहिए, तो उसकी मॉम भी समझा रही होती है वांग जी को कि हाँ, मतलब अब यही करना पड़ेगा अगर तुम दोनों को एक साथ रहना है। वो वांग जी को बहुत कुछ समझाती है कि कैसे क्या करना है और विंग को मतलब कैसे हैंडल करना है, या जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो थोड़ी बहुत उनकी बात होती है, वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे क्या करना है, और यहाँ पे फिर विंग कॉल कट कर देता है वांग जी का और अपनी मॉम से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं हमें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप ये तो करने को तैयार हैं। ये सुन के उसकी मॉम हक कर लेती है और रोने लग जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ विंग, बस मुझे तुम हर हाल में खुश चाहिए। विंग और उसकी मॉम ना रो रहे होते हैं एक दूसरे को हक करके, काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है ये। फिर उसके बाद ना उसकी मॉम हट जाती है और कहती है कि अब मुझे चलना होगा, बहुत ज़्यादा देर हो गया है। तुमसे मैंने जो कहा है तुम वो करो, कुछ कपड़े पैक कर लो अपने साथ, मैं तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूँगी ताकि आगे तुम्हें मुसीबत ना हो। विंग की मॉम ना ये सब बोल रही होती है कि विंग उन्हें हक कर लेता है और कहता है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आपको छोड़ के जाने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर लास्ट गुड बाय करता है विंग अपनी मॉम को, और उसकी मॉम भी मतलब थोड़ी वैसी होकर चली जाती है वहाँ से, कहते हैं ना इमोशनल, तो वो छुपा लेती है अपने आंसू वगैरह और चली जाती है वहाँ से, ठीक है। फिर सीन कट करके दिखाया जाता है रात का। यहाँ पे रात के 4 बज रहे होते हैं। विंग ने सब कुछ कर लिया था जो उसकी मॉम ने उससे कहा था करने को। वो पूरे घर में देखता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले जाते। वो देखता है कि सब कुछ ठीक है, मैं निकलने का टाइम भी सही है। वो वांग जी को कॉल करता है और कहता है कि मेरे घर से सब कुछ ठीक है, मैं मुझे कहाँ मिलना होगा तुमसे। तो वांग जी उसे कहता है कि जहाँ हम पार्क में मिलते थे तुम वहीं आ जाओ। ये सुनकर विंग कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। और फिर जो भी मतलब उसका थोड़ा बहुत सामान था, ज़्यादा नहीं था, बस एक बैग में उसने कुछ कपड़े ले लिए थे, कुछ ज़रूरत का सामान वगैरह जो था वो ले लिया था उसने। और फिर ना वो वहाँ से निकल जाता है। विंग जब अपने घर से बाहर निकलता है तो चलते चलते वो अपने घर को ही देख रहा होता है कि लास्ट टाइम वो निकलते हुए अपनी मॉम का मतलब देख भी नहीं पाया, अपनी मॉम को मिल भी नहीं पाया उनसे। खैर उसे पता था कि ये टाइम मतलब अभी सही नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत समझता है और सीधा चला जाता है उस पार्क की तरफ। पार्क में जाने के बाद वो देखता है वांग जी उसका ठीक बाहर ही वेट कर रहा था। वांग जी के पास भी थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, ज़्यादा उसने नहीं ली थी, एक बैग था उसके पास भी। यहाँ वांग जी विंग को देखता है आते हुए, वो सीधा अपना सामान वगैरह छोड़ता है और जाते ही विंग को हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आखिर 3 साल बाद वो लोग मिले थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विंग भी यहाँ टाइटली हक करता है वांग जी को और सीधा रोने ही लग जाता है और कहता है कि वांग जी आखिर क्या मतलब मुसीबत आ गई, हमें ये सब करना पड़ रहा है। वांग जी फिर कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम कैसा फ़ील कर रहे हो, मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करते हुए, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई भी मतलब अब चांस नहीं है। विंग मतलब उसे बताता है, उसे अपनी मॉम की याद आ रही है, वो लास्ट टाइम उसे देख भी नहीं पाया जाते हुए। वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं विंग, हम ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम बाद में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो दोबारा तुम्हारी मॉम से मिलेंगे ज़रूर। वो थोड़ा बहुत दिलासा देता है। विंग फिर शांत होता है और कहता है कि चलो यहाँ से, किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। तो ये सुन के जो विंग है कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स, उनको क्या पता है कि तुम मतलब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें एक छोटा-सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वांग जी अपने पेरेंट्स के सामने बैठा होता है, रात का ही टाइम होता है क्योंकि वांग जी को भी अचानक से ही पता चली थी ये चीज़। तो वो अपने पेरेंट्स को बता देता है सब कुछ, कैसे-कैसे अब क्या होगा, मतलब जो भी हो। वांग जी की मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि वांग जी तुम सोच रहे हो ना क्या होगा, मतलब एक बार वी चांग से ने तुम दोनों को ढूँढ लिया तो फिर क्या होगा? वांग जी कहता है आप इसकी फ़िक्र बिल्कुल भी मत कीजिए मॉम, मैंने मतलब सब कुछ सोच लिया है कैसे क्या करना है। उसके डैड वांग जी से कहता है कि तुम श्योर हो ना, तुम ये करने के लिए रेडी हो वांग जी? वांग जी कहता है कि डैड मेरे पास अब इसके अलावा और कोई भी मतलब चांस नहीं है, वी चांग से बिल्कुल भी नहीं मान रहे हमारी बात। तो उसके डैड और उसकी मॉम भी मतलब थोड़ी बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इसमें खुश हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सुन के जो वांगजी है वो कहता है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अब जाना चाहिए। वो फिर ना निकल जाता है वहाँ से। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पे फिर मतलब वांगजी ने सब कुछ बता दिया था विंग को क्या क्या हुआ था। ये सुनने के बाद फिर विंग कहता है ठीक है, लेकिन अब वांगजी हम वैसे जाएंगे कहाँ? तो ये सुन के जो वांगजी है वो कहता है अब हम जहाँ भी जाएंगे हम खुश रहेंगे, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ विंग, कि तुम्हें जहाँ भी रखूँगा खुश रखूँगा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कभी भी सैड नहीं होने दूंगा, और जो तुम्हारी मॉम ने मुझ पर ट्रस्ट किया है मैं उसको भी कभी भी ज़ाया नहीं जाने दूंगा। तुम अब मेरी अमानत हो विंग, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे एक अच्छे अल्फ़ा की तरह बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आगे जो भी होगा हम उन सब चीज़ों को साथ में हैंडल करेंगे, और मैं तुम्हारा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखूँगा विंग, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है वांग जी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखने लग जाते हैं। तभी ये सीन जो है यहाँ पे कट हो जाता है और हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है 6 साल बाद का।
यहाँ रात का सीन होता है। यहाँ पे एक पर्सन जो है बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, उसके हाथ में कुछ सामान था, वो यही बड़बड़ा रहा होता है कि बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। ऐसे बोल ही रहा होता है कि तभी जो है उसका कॉल रिंग करता है, वो कॉल रिसीव करता है, तभी उधर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, "वांग जी के बच्चे, तुम आखिर हो कहाँ? अगर तुम्हारी वज़ह से मेरा बच्चा रोया ना तो फिर तुम देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है।" तो ये सुनकर जो वांग जी है, हाँ, वो हमारा वांग जी ही था। वांग जी कहता है, "बस विंग, बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ, प्लीज़ तुम कैसे भी करके युआन को देखो तब तक।" विंग चिल्लाकर कहता है कि जल्दी घर आओ, मैं तुम्हें तब बताता हूँ। यहाँ पे वांग जी फिर कॉल कट कर देता है और जितनी जल्दी हो सके वो घर पहुँचने की तैयारी कर देता है। सीन सीधा शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग का, जो अपने 4 साल के बेटे युआन के साथ वांग जी का वेट कर रहा था आने का। आज युआन का बर्थडे था लेकिन वांग जी लेट हो गया था, इसी वजह से जो है युआन थोड़ा सैड हो गया था। उसे सैड देख के जो विंग है वो कहता है, तुम सैड मत हो, डैड बस आते ही होंगे, मैंने कॉल किया है उन्हें। तो ये सुन के जो युआन है वो कहता है कि डैड हमेशा लेट हो जाते हैं, आज मेरा बर्थडे है फिर भी उन्हें याद नहीं था। तो ये सुन के विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस वो आ ही रहे होंगे। वो बोल ही रहा होता है कि तभी जो है डोरबेल बजता है। यहाँ पे युआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है डैड आ गए, डैड आ गए। तो विंग कहता है कि हाँ डैड आ गई। वो उठाता है गोद में युआन को और जाता है डोर के पास और डोर ओपन करता है। वैसे ही वो देखता है जो वांग जी है उसके हाथ में केक होता है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर कैंडल लगी होती है। यहाँ वांग जी ना क्या कहते हैं बर्थडे सॉन्ग गाता हुआ आता है अंदर और कहता है कि हैप्पी बर्थडे युआन। युआन इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ना डोर पे ही खड़ा-खड़ा वो कैंडल ब्लो कर देता है। इसे देख के विंग कहता है, यार तुम दोनों बाप बेटे कैसे हो? मतलब डोर पे ही सब कुछ कर लिया, अंदर जाने का वेट भी नहीं किया। वांग जी कहता है छोड़ो ना, बच्चा है। तो वो कहता है फिर चलो अब अंदर। अंदर जाते हैं, सब टेबल पर रख देते हैं केक और यहाँ पे फिर दोनों अच्छे से केक वगैरह कट करते हैं, युआन को देते हैं। युआन फिर कहता है कि वैसे मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो ये सुनकर जो वांग जी है वो कहता है विंग से कि चलो इसका गिफ्ट लेकर आते हैं। विंग यहाँ पे योहान से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हारा गिफ्ट लेकर आते हैं। योहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, आखिर वो देखना चाहता था कि उसके पेरेंट्स ने क्या दिया है उसे। वो आंखें बंद कर लेता है, फिर आते हैं वांग जी और विंग और कहते हैं योहान से अपनी आंखें खोलो। योहान आंखें खोलता है, देखता है उसके सामने बहुत बड़ा टेडी बियर था। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसके पास आता है और कहता है कि ये इतना बड़ा टेडी बियर मेरे लिए लाए हो आप दोनों। ये सुनने के बाद जो विंग है वो कहता है तुम्हें पसंद आया ना, देखो ये मैंने पसंद किया है, तुम्हारे डैड तो पता नहीं क्या खटारा सी चीज़ ले रहे थे। ये सुन के वांग जी कहते हैं मेरी चीज़ को खटारा मत बोलना, मेरा बेटा है वो, तो इसलिए मैं उसे लड़कों वाली चीज़ दिला रहा था और तुम देखो क्या लेकर आ गए हो, लड़कियों वाली चीज़ टेडी बियर। तो विंग कहता है कि अच्छा युआन को पसंद आया, देखो ज़रा इसे। युआन से पूछता है विंग तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? युआन कहता है मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। इसे सुन के वांग जी का मुंह लटक जाता है। विंग कहता है कि क्या बच्चों की तरह मुंह लटका लिया, आप छोड़ो। युआन फिर थैंक्स कह रहा होता है अपने मॉम डैड को उस टेडी बियर के लिए, कि तभी यहाँ पे विंग कहता है कि अभी थैंक यू मत बोलो, अभी तो बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। युआन कहता है बहुत कुछ मतलब? तो यहाँ वांग जी और विंग जाते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे मतलब गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, वो युआन के सामने ला के रख देते हैं। युआन इसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं खोल लूँ इन सबको? विंग कहता है कि हाँ हाँ, खोलो, देखो सारी तुम्हारी मनपसंद की चीज़ें हैं, हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे तुम्हारे बर्थडे के लिए। युआन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उन सब चीज़ों को खोलने लगता है और विंग और वांग जी देख रहे थे युआन कितना ज़्यादा खुश है। युआन की खुशी देखकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी इसे देख के वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो विंग? विंग कहता है किस बात की नाराज़गी भला? तो ये सुनकर वांग जी कहता है मैं आज भी लेट हो गया, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आज जल्दी आऊँगा घर, लेकिन लेट हो ही गया मुझे। ये सुनकर वेन कहता है इसे तो तुम छोड़ ही दो, तुम हो ही लेट लतीफ़, याद नहीं है हमारे फर्स्ट मीटअप पे भी तुम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, मैं तो उठ के जा ही रहा था कि तभी तुमसे टकरा गया। इसे सुनने के बाद जो वांग जी है वो कहता है मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, हमारा फर्स्ट मीटअप था वो, उसके बाद ही सब कुछ चेंज हुआ है। ये सुनने के बाद विंग कहता है कि सही बोला, हमने अपनी लाइफ में कितना कुछ फेस किया है, कितने बुरे टाइम से गुजरे हैं। वांग जी कहता है कि तुमने सही कहा, मैं कभी भी नहीं भूल सकता उन दिनों को, मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर विंग कहता है कि तुमने सही बोला, लेकिन देखो ना अब हमें हमारे सब्र का फल मिल ही गया है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं वो तो थैंक्स तुम्हारी मॉम का, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आज उनके बदौलत ही हम यहाँ पर हैं और हमारे पास हमारा युआन है। ये सुनने के बाद नवीन थोड़ा बहुत सैड हो जाता है, वो कहता है मुझे मॉम की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, 6 साल हो गए उनसे मिले हुए। तो ये सुनकर जो वांग जी है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारी मॉम से मिलाने ज़रूर ले जाऊँगा विंग, तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर विंग कहते तुम्हारा शुक्रिया वांग जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। वांग जी ये सुनकर कहता है इसमें शुक्रिया बोलने वाली कोई बात नहीं विंग, खुश नसीब तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिले। विंग कुछ कहने वाला होता है कि तभी वांग जी कहता है बाय द वे तुम्हारी वो बुक द ब्यूटी इन द ब्रोकन जो तुमने पब्लिश की है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ये सुनकर जो विंग है वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी फर्स्ट बुक जिसे मैं पब्लिश करूँगा वो एक बार में इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। सुन के वांग जी कहता है बाय द वे मैंने तुम्हारी वो बुक पढ़ी और सही बताऊँ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो हमारी स्टोरी है ना विंग। विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि सही बोला, वो मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, मतलब हमारे ऊपर।
ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग, तुम एक राइटर बन चुके हो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तो ये सुनकर विंग कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, अभी तो बस मैंने अपनी एक ही बुक पब्लिश की है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है अभी। वो दोनों फिर ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर यहाँ पे जो है हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। यहाँ विंग की मॉम को देखते हैं हम, जो वही बुक पढ़ रही थी, द ब्यूटी इन द ब्रोकन, और विंग की मॉम को पता था कि ये बुक ना विंग ने लिखी है। वो बुक पढ़ते-पढ़ते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि विंग ने अपनी स्टोरी लिख रखी थी उसमें, मतलब जो-जो उसकी रियल लाइफ़ में हुआ है वो सब उसने लिख रखा था। विंग की मॉम बुक के बस लास्ट पेज पर ही थी और वो देखती है कि विंग ने कैसे मतलब अपनी एक हैप्पी फैमिली के बारे में बता रखा है। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है। वो अपने आप से कहती है कि फाइनली मेरा बेटा अब खुश रहने लगा है, उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। इससे बड़ी जीत मेरे लिए अब और क्या ही हो सकती है। वो ये कहकर उस बुक को बंद कर देती है और रख लेती है अपने पिलो के नीचे और उसी पे सर रख के सो जाती है। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने सोचा था इसे 1 घंटे में ही ख़त्म कर दूँगी, लेकिन कैसे-तैसे देख लो 1.5 घंटा हो गया है। एनीवेज़, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आप लोग बताएँगे तभी मुझे पता चलेगा। और जो भी मुझसे मिस्टेक वग़ैरह हुई होगी इस स्टोरी में रिकॉर्ड करते टाइम, तो आप प्लीज़ उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि 2 साल बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसलिए मुझे पता नहीं मेरी क्या गलती होगी क्या नहीं, क्योंकि अभी मुझे हैबिट नहीं है वग़ैरह-वग़ैरह, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये स्टोरी। उसके बाद ही फिर मैं कुछ न्यू स्टोरीज़ वगैरह ला पाऊँगी। और एक और लास्ट बात, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।